Okay, 1 second. Let me do the settings. Good afternoon, Nikhil. Good afternoon, Sayan, Himanshu, Amit. वेलकम, जय हिंद निखिल। काम आ जाएंगे। मैं मास्टर्स दीप्ति में एसबीआई क्लर्क मेंस का जो इंग्लिश का जो मास्टर स्ट्रोक का मैंने वहाँ पे प्लेलिस्ट बनाया था ना, मैंने जो 2 हफ्ते 3 हफ्ते शायद मैंने लेक्चर्स लिए थे, उसकी बात कर रहा हूँ, यूट्यूब पे है ना। हाय दिनेश। यस यस, जॉइंड, वेरी गुड। चलो, सो शुरू करें। और हाँ, शुरू करने से पहले और एक चीज, सायन, मैंने बैठ के पूरा वो देखा, आपने जो कल रिक्वेस्ट किया था कि डिस्क्रिप्टिव को के क्लासेस स्टार्ट करना अगले हफ्ते से आफ्टर द एसबीआई क्लर्क मेंस। तो उसमें ना एक चीज जो मुझे लगा, एंड आई वुड शेयर दैट विथ यू, कि टीम से जब मैंने पूछा, दे आर सेइंग कि देयर इज अ चांस कि आपका जो एसबीआई पीओ मेंस है वो ये 25 मार्च, अप्रैल के आसपास हो जाए, 24 25 के आसपास। तो फिर क्या हो रहा है ना कि उस टाइम पे फिर बहुत कम टाइम बच रहा है डिस्क्रिप्टिव को पूरा स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करके उसमें अच्छा होने में। राइट, हो तो जाएगा, बट थोड़ा सा उसमें उसमें क्या है कि आप लोगों को बहुत सारा कुछ हो सकता है मिस हो जाए। तो व्हाट आई हैव प्लान्ड नाउ, मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। व्हाट विल डू इज कि क्लर्क मेंस के आपके पढ़ाई पे ताकि इफेक्ट ना पड़े, तो 2 सेशंस आई विल टेक बिफोर क्लर्क मेंस, जिसमें वो 2 सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें मैं क्या करूंगा, कुछ बेसिक्स बता दूंगा और 10 से 15 मिनट की डेली एक एक्टिविटी बोलूंगा जो आपके क्लर्क मेंस में आप लोग जो पैसेजेस कर रहे हो और जो कर रहे हो रीडिंग, उससे रिलेट करके एक 10 मिनट से 15 मिनट का राइटिंग एक्टिविटी बता दूंगा, करने का तरीका बता दूंगा इन 2 क्लासेस में, ताकि आपका ये 7 दिन भी ना बर्बाद हो। और प्लस जब क्लर्क मेंस के बाद आप यहाँ पे आओगे, फिर से रिज्वाइन करोगे, फिर से डिस्क्रिप्टिव क्लासेस का हम लोग चालू करेंगे, ताकि तब ना आपको एकदम बेसिक से ना करना पड़े। आपका 7 दिन एक थोड़ा सा आइडिया आ गया है, एंड देन आई कैन डू रेगुलर क्लास या थोड़े से हाई फ्रीक्वेंसी में क्लास, एंड देन आई कैन गेट यू टू दैट लेवल जहां पे मैं चाहता हूं कि एसबीआई पीओ से कम 4 5 दिन पहले आप पहुंच जाओ। इसीलिए उसको उस तरह से हम मैंने रीप्लान कर रहा हूँ। ठीक है सैन, चलो। या दीप्ति, देखो, गुड स्कोर बोल तो डिस्क्रिप्टिव में इट्स वेरी subjective, but the point is कि जब से we are having getting descriptive ऐसे स्टैंडर्ड पैटर्न्स में हम लोग चेक कर रहे हैं, या एआई ड्रिवन चेकिंग आ गई है अभी बहुत जगह पे, राइट, तो वहां पे इट इज सेफ टू से कि वी कैन actually score more than 40, and even maybe more, but more than 40 if we are doing things in the right way. बट अगेन स्कोर्स तो रिलेटिव होते हैं ना, किस बार कितने स्ट्रिक्टनेस से चेकिंग होगी वो भी हमें नहीं पता है, बट देन अभी जो मुझे लगता है कि इट्स लाइक कि जो मैंने देखा है कि अगर आप लोग जो मैं बोलता हूँ उस तरह से फॉलो करते हो, तो 50 में 40 इज नॉट समथिंग विच इज अनअटेनेबल, 40 प्लस आ सकता है, राइट। हेलो आदित्य। निखिल कहते हैं सर इन सम मॉक्स दे some mocks they give Shashi Tharoor thesaurus vocabulary which I find it tough to solve, but PIQ suggests otherwise. They give doable vocab. Yes, देखो, it's like कि शशि थरूर तो ब्रांड नेम बन गया नहीं,
एनीवेज देखो, वो कैब के ऊपर ज्यादा टेंशन मत लो। वो कैब का डायरेक्ट क्वेश्चन 2-3 से ज्यादा नहीं आएगा। अप्लाइड क्वेश्चन और 3-4 आ जाएगा, लेकिन वो अप्लाइड क्वेश्चन आपने देखा ही है वर्ड रिप्लेसमेंट के, जो मैंने यूट्यूब की क्लासेस लिए हैं उसमें दे आर वेरी कॉन्टेक्चुअल इन नेचर। फिल इन द ब्लैंक्स में कभी कभी एप्लीकेशन आ जाता है। तो कुल मिला के जो 7-8 क्वेश्चन एप्लीकेशन प्लस डायरेक्ट वो कैब के आते हैं, उनमें 4-5 क्वेश्चन आपको मैंने हर बार करके दिखाया है विदाउट इवन नोइंग द एक्चुअल मीनिंग। आसपास की मीनिंग पता होनी चाहिए, बट एक्चुअली वो क्या है वो ना जान के भी ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामर एंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स हम लोग वो सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी तरह से आप कर सकते हो। बाकी वो कैब की ज्यादा लोड मत लो। जिसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी भी है इंक्लूडिंग शशि थरूर, मैं लिख के दे रहा हूं उसको भी इंग्लिश, उसको भी अगर कोई कुरेद कुरेद के निकालेगा, उसको भी 50 से 100 वर्ड इंग्लिश के ऐसे निकल आएंगे जो उसको भी नहीं पता है। राइट, ठीक है, हमें 1000 नहीं पता होंगे, ठीक है, कुछ लोगों को 5000 नहीं पता होंगे, बट दैट डजंट मैटर। ये भी तो देखो ना, हमें कितने हजारों वर्ड पता है। राइट, सो द काइंड ऑफ टेस्ट यू गेट एग्जाम में, उसके लिए दैट एट दिस पॉइंट इज इनफ। ठीक है, अगले सीजन के एग्जाम्स के लिए वो कैब को किस तरह से और अच्छे तरीके से बढ़ाना है उसकी बातें करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो कैब इज लीस्ट ऑफ योर वरीज। द बिगेस्ट वरी, आई मीन, मैं थोड़ा सा आज डिविएट कर रहा हूं बिकॉज एग्जाम्स इतने क्लोज है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ सीआर नहीं, बाकी सब एरिया में भी अपने टाइम की सही यूटिलाइजेशन करें। तो इसमें मुझे 2-3 चीजें आपसे बोलनी है ताकि आप लोग उसको दिमाग में रखें। आपके लिए अभी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? अभी जो 8 दिन 9 दिन आपके एसबीआई क्लर्क मेंस के बचे हुए हैं, या आगे भी अभी 15-20 दिन बाद एसबीआई पीओ मेंस आएगा, और इवन आगे भी जितने भी आपके एग्जाम्स आएंगे उनके 7-8 दिन पहले आपको करना क्या चाहिए? हमेशा याद रखिएगा कि ये जो पीरियड है, दिस पीरियड इज इसमें आपको करना चाहिए मॉक बेस्ड प्रिपरेशन, ठीक है, या मॉक ड्रिवन प्रिपरेशन। इसका मतलब क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूं। मैंने आपको लाइव टेस्ट यूट्यूब में लेके दिखाया था कि कैसे एक मॉक को देना चाहिए इंग्लिश सेक्शन में, लेकिन वही चीज आप बाकी सारे सेक्शन में भी रेप्लिकेट कर सकते हो। राइट, जीए में नहीं। और मैं क्या बोल रहा हूं कि हर एक सेक्शन का स्ट्रैटेजी बनाना, उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आप उस मॉक को लेना, और मॉक लेने के बाद उसका एनालिसिस करना। ये करीब आपका जो 3 घंटे का मॉक, 2 घंटे का मॉक है, और ये 3 घंटा और लेता है, तो मैंने नॉर्मली आपको सजेस्ट किया था ये एक दिन करना और सेकेंड डे उस मॉक का एनालिसिस करना। राइट, एनालिसिस में आपको करना होता है, आप री अटेम्प्ट करते हो जो आपका गलत हुआ है एंड जो आप नहीं कर पाए हो, एंड देन आफ्टर दैट यू मेक योर न्यू स्कोर बेस्ड ऑन जो भी सही हुए हैं आपके री अटेम्प्ट में। ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन लाइव टेस्ट। वो सेशन नहीं देखा तो जाके देख लेना, इट वेरी वेरी रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट। अब यहां पे क्वांट में हो, रीजनिंग में हो, इंग्लिश में हो, तीनों सेक्शन में आपको दिख जाएगा कि वेयर यू लैक। क्योंकि देखो, दो हिस्से हैं आपके स्कोर के। या अब अभी इंपॉर्टेंट क्या है? अभी इंपॉर्टेंट आपका नॉलेज है, स्कोर है। सीधी सीधी बात बोलो, लेट्स नॉट बी वेरी गुड पॉलिटिकली करेक्ट वाला चीज। नॉलेज से स्कोर आता है, ये हम सबको पता है, बट आपको ये भी पता है कि सेम लेवल ऑफ नॉलेज पे एक बंदा अच्छा स्कोर करता है, एक बंदा उतना अच्छा स्कोर नहीं करता। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि एक बंदे को एग्जाम देना आता है, दूसरे बंदे को एग्जाम देना नहीं आता है। सो नॉलेज इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट टू गिव यू अ गुड स्कोर। नॉलेज प्लस टेस्ट टेकिंग स्किल्स टुगेदर गिव्स यू अ गुड स्कोर। ठीक है, अब नेक्स्ट 7-8 दिन में आपके नॉलेज में इतना बड़ा इजाफा नहीं हो जाएगा कि वो आपको 20 से 80 तक पहुंचा देगा। 70 से 80 हो जाएगा, 70 से 90 हो जाएगा। उसके लिए जो करना है वो हम लोग कर रहे हैं, जैसे क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, एक लेवल पे जाके होगा। या हो सकता है कि कुछ एरिया में, पजल्स में, क्वांट में कोई टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका आपको आ गया, तो ये सब होगा। बट ये सारा चीज आपका ड्राइव किससे होना चाहिए? आपका ड्राइव होना चाहिए मॉक के एनालिसिस से। मतलब आपने एक स्ट्रैटेजी बनाया, उस स्ट्रैटेजी का एक लॉजिक होना चाहिए। उस लॉजिक को देखते हुए आपने देखा कि भाई वो लॉजिक में थोड़ा सा गड़बड़ था, मुझे ये क्वेश्चन पहले लेना चाहिए था, ये क्वेश्चन बाद में लेना चाहिए था। ठीक है, अब जब मैंने री अटेम्प्ट किया, ये मुझे रियलाइजेशन हुआ,
तो मुझे दिखा कि मैं अगर क्वेश्चन का ऑर्डर ही चेंज कर देता तो मेरा 20 नंबर ज्यादा आते या 15 नंबर ज्यादा आते, राइट। अब इसके बाद जो उसके रीअटेम्प्ट के बावजूद भी आपको समझ में नहीं आया या गलत हुआ, अगले 7 दिन में उनमें से जो जो एरिया भी आप जल्दी से जल्दी कर पाओगे उनके कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिविजिट करना है। तो आपको भी मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग वही वाला पढ़ना है जिनके कॉन्सेप्ट्स को आप जल्दी से जल्दी ग्रास्प कर पाओगे उन एरिया में से जिन एरिया में से अभी आप गलत कर रहे हो। गलत करने के 2 रीजन होते हैं। पहला रीजन, आपने उसको गलत टाइम पे चुना, और दूसरा रीजन होता है कि आपको वो आता नहीं है। क्यों मैं बोल रहा हूं कि रीअटेम्प्ट करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद आपको ये डिसाइड करना चाहिए? क्योंकि जब आप टेस्ट देते हो तो आपको समझ में नहीं आता है कि आपके किस वजह से गलत हुआ। गलत टाइम पे क्वेश्चन को चुनने से गलत हुआ, या आपको वो नहीं आता इसलिए गलत हुआ। जब आप रीअटेम्प्ट करते हो एनालिसिस में, तब आपको यह पता चल जाता है कि अरे दोस्त, ये मेरा गलत इसलिए हुआ क्योंकि मैंने गलत टाइम पे इसको चुना था। तो उसको हटा दोगे आप, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको करना आता है, उससे आपका टाइम बचेगा। जो आपको कॉन्सेप्चुअली नहीं समझ में आया था इसीलिए गलत हुआ था, उनमें से उन क्वेश्चंस के टॉपिक्स को चूज करोगे जो आपके लिए जल्दी हो पाएगा। इसी तरह से आप अपने टाइम का मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन करोगे। हो सकता है कि अगले 5 दिन में इस तरह से आपके सारे टॉपिक्स ही कवर हो जाए तो अच्छी बात है। नहीं भी हुआ तो भी आप ये इंश्योर करोगे कि जो सबसे जल्दी हो सकता था वो आपने किया, तो इसके वजह से नंबर ऑफ टॉपिक्स जो कवर हुआ वो ज्यादा हुआ। क्लियर, राइट। और आपको जो टेक्निकली आता है, क्योंकि आपने गलत टाइम पे उठाया इसीलिए वो गलत हो गया, उन पे आप अलग से टाइम नहीं ऐड करोगे, वो आपके मॉक्स के थ्रू ही रिवाइज होता जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू शुड डू फॉर द नेक्स्ट 7-8 days। इज इट क्लियर? ठीक, ओके। दीप्ति बोल रही है कि सर 20 आईबीपीएस डिस्क्रिप्टिव में, यार देखो 20 आउट ऑफ 25 की बात कर रहे हो ना, तो 20 आउट ऑफ 25 अगर आपने आईबीपीएस पीओ में स्कोर किया, इट्स अ गुड स्कोर, राइट। और अच्छा, इससे रिलेटेड, उससे पहले दीप्ति का क्वेश्चन आंसर करने से पहले, ये जो मैंने अभी आगे के प्रिपरेशन के बारे में बोला, इसमें कोई भी डाउट है, कुछ भी आप लोगों को लगता है कि आप पूछना चाहते हो तो पूछ लो, देन वी विल मूव ऑन विद द क्लास, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 7-8 days आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टाइम बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, राइट, ओके। अच्छा दीप्ति, आंसरिंग टू योर क्वेश्चन, पहली बात, देयर हैज बीन अ बिग शिफ्ट फ्रॉम आईबीपीएस टू एसबीआईपीओ, बिकॉज इस बार एसबीआईपीओ का पैटर्न आपने अगर देखा होगा, आरबीआई ग्रेड बी के हिसाब से उन लोगों ने प्रेसी, सिचुएशन एनालिसिस, इस तरह की चीजें उसमें डाल दिए हैं। हैविंग सेड दैट, राइटिंग का क्रक्स, राइटिंग का बेसिक्स सेम होता है। इफ यू आर अ रेगुलर राइटर, और इवन इफ यू आर नॉट अ रेगुलर राइटर बट कभी कभी आप लिखते रहते हो और आपको उसका एक आइडिया है, आपको एक बेसिक्स का आइडिया है राइटिंग किस तरह से करना चाहिए, प्रोफेशनल राइटिंग की बात कर रहा हूं मैं, तो यूरोप यू वुड बी एबल टू स्कोर द सेम इन प्रोपोर्शन। अगर 20 आउट ऑफ 25 तो 40 आउट ऑफ 40, 50 इन एसबीआई पीओ। अब पॉइंट आप पूछ रहे हो कि इससे ज्यादा स्कोर हो आ सकता है कि नहीं, आ तो सकता है, बट देन 40+ इज अ गुड स्कोर टू बैंक ऑन, बिकॉज इससे ज्यादा स्कोर आएगा कि नहीं आएगा ये डिपेंड करेगा इन उनकी इवेल्युएशन पैरामीटर क्या है, राइट। इन प्रोफेशनल राइटिंग वी कैन इंश्योर टिल 80% ऑफ द स्कोर, बट उससे ज्यादा नहीं, ओके। फाइनली पीओ एस्पायरेंट्स हो। राइट, राइट, ठीक है, चलो, ठीक, क्लियर। आदित्य, यू नो अलग अलग तरह के जो है आप मॉक्स दो, राइट। मॉक्स कहाँ से ले रहे हो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट, बट मोर और लेस मॉक्स जहां से भी ले रहे हो उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिलेटिव स्कोर पे ध्यान दो, ये हमेशा याद रखो, ठीक है। तो मॉक्स ए बी सी जहां से भी ले रहे हो, डजेंट मैटर मच, ए अनटिल अनलेस वो एकदम ही वो हो। ठीक है, नॉर्मली सारे ही मॉक्स उस तरह से अच्छे हैं, बट आपका एनालिसिस करके उसके ऊपर आप कितना बढ़ा पा रहे हो रिलेटिव स्कोर को, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट।
दीप्ति पूछ रही है जीए का भी स्ट्रेस है मॉक्स के साथ। अच्छा चलो मैं एक काम करता हूं, आप लोगों के जितने भी क्वेरीज है मुझे टैग करके वो जो ग्रुप है ना उसमें डालो। किसमें? जो हमारा जो पेड ग्रुप बनाया है उस पेड ग्रुप में मुझे डालो कि सर इसके ऊपर गाइड कर दो, क्लर्क मेंस के कॉन्टेक्स्ट में डाल दो। व्हाट आई वुड डू इज, मैं कल या परसों में एक वीडियो बनाऊंगा उन सारे क्वेश्चंस को उठा के, प्लस नेक्स्ट 7 दिन में आपको एग्जैक्टली क्या क्या करना चाहिए जो मैंने बोला उसके भी अंदर थोड़ा सा डिटेल में। क्या आप एसबीआई पीओ, क्योंकि देखो एसबीआई पीओ का भी एग्जाम आ रहा है, पता चला एसबीआई पीओ का रिजल्ट आपका आ गया लेकिन यू आर नॉट एज मच तैयार, तो क्या हम लोग वही टाइम एसबीआई क्लर्क मेंस के टाइम को भी किसी तरह यूटिलाइज करके इंश्योर कर सकते हैं कि एसबीआई पीओ की तैयारी भी हमारी होती रहे? राइट, ये सारी बातें मैं करूंगा, लेकिन आपको जो जो इश्यूज है या डाउट्स है उसके लिए मुझे वहां पे बोलो कि सर आपके जो गाइडेंस वीडियो में एक इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिएगा, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिएगा, मैं सारा वो कोलेक्ट कर लूंगा और कल नहीं तो परसों एक यूट्यूब वीडियो ही डाल दूंगा इसके ऊपर, ठीक है? जीए वीए जो भी है सब कुछ डाल दो उसमें, पूरा स्ट्रेटेजी ही मैं उस पर फिर कर दूंगा, ठीक? चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन से। ठीक है, आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया, डिस्क्रिप्टिव का डाउट क्लियर कर दिया, मॉक्स का डाउट क्लियर कर दिया, और कुछ भी है तो वो डाल देना ग्रुप में, वो भी कर दूंगा मैं। चल, ये डायरेक्शन पढ़ लिया आप लोगों ने, कोर्स ऑफ एक्शन है ना? यस, कोर्स ऑफ एक्शन का है दोस्तों, वेरी गुड। कोर्स ऑफ एक्शन को एक बार हम लोग रिवाइज कर ले। कोर्स ऑफ एक्शन में मैंने आपको 3 चीजें बताया था। Things to remember में, should concentrate solely on solving the problem. It should be selected without assuming anything beyond the scope of the problem. डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी को हम डिजायरेबल मानते हैं और पर्सनल ओपिनियंस को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करेंगे। यहां तक हम लोगों ने किया था। इसको डिटेल में अगर सुनना है, बाई चांस अगर आप लोगों ने नहीं सुना है डिटेल में, तो वो वाला लेक्चर ऑब्वियसली देखना है जो इसमें हम लोग कोर्स ऑफ एक्शन किए थे, शायद CR4 में किया था हमने। नेक्स्ट, चूज कैसे करना है? जब हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, तब हमें करना है एस्केपिस्ट और रिग्रेसिव सॉल्यूशन को नॉर्मली एलिमिनेट करना है। जो एस्केपिस्ट वाले हैं, रिग्रेसिव वाले हैं, गवर्नमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट गो फॉर चॉइस इन नेसेसरी एक्टिविटीज, इंडिविजुअल्स जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एजुकेशन और रोड में गवर्नमेंट नहीं चूज कर सकता है, लेकिन एजुकेशन और फूड में एक इंडिविजुअल चूज कर सकता है क्योंकि उसके पास लिमिटेड रिसोर्स है। गवर्नमेंट एंड लॉ विल ट्रीट एवरीवन फेयरली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड। ठीक है, ये कुछ बेस अजम्पशंस है जिनको लेके हम लोग कोर्स ऑफ एक्शन में आगे बढ़ते हैं। और दो तरह के एक्शन पॉइंट्स होते हैं, एक होता है रिएक्टिव और एक होता है प्रोएक्टिव। रिएक्टिव वो होता है कि जो शॉर्ट टर्म होता है, रेलेवेंट होता है, शॉर्ट टर्म होता है, इमीडिएट रेस्पाइट के लिए होता है। राइट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि फ्लड हुआ है तो इमीडिएट रिलीफ एक्टिविटी जो है वो रिएक्टिव है। प्रोएक्टिव क्या होगा? लॉन्ग टर्म, जैसे कि अगर फ्लड हुआ है, एक फ्लड प्रोन एरिया को फ्लड से कैसे बचाया जाए, वहां के लोगों को कैसे सेफगार्ड किया जाए ताकि आगे अगर फ्लड आए तो इतना बड़ा जान और मान का नुकसान ना हो, तो वो हो जाता है प्रोएक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो दोनों तरह के कोर्स ऑफ एक्शन आपके होते हैं। क्लियर? राइट, तो अब इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे दो। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन दिखे।
निखिल का आंसर आया, राकेश का आंसर आया, दीप्ति का आंसर आया, सैन का भी आंसर आ गया। देखते हैं इन सबका सही आया कि नहीं आया, अलग अलग आंसर आए हैं, तो इसीलिए आई एम नॉट सेइंग व्हाट। हिमांशु का भी आंसर आया। देखिए हमेशा एक ये चीज याद रखिएगा, हमेशा अगर क्वेश्चन थोड़ा सा जाना पहचाना भी लगे तो मेमोरी पे जोर लगा के आंसर मत दीजिएगा। काइंडली पूरा क्वेश्चन पढ़ के ही आप आंसर कीजिएगा, अपने अपने कॉन्सेप्ट्स और रीजनिंग को लगा के, राइट। एक एक इंग्लिश में एक कहावत है, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। तो बहुत बार ये ऐसा होता है कि पीपल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस में, ये क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर का एक पार्ट है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में जब लोग उसको बनाते हैं तो कभी कभी उनकी बायसेस क्रीप इन कर जाती है, एंड उसके वजह से देयर आर क्वेश्चंस जो, और होता क्या है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि अगर वो कोई टीचर अच्छे से वेट नहीं करता है तो वो जल्दी निकालने के चक्कर में, एज यू नो हाउ 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 थिंग्स वर्क, कि ज़्यादा डाउनलोड होगा जल्दी निकलने के चक्कर में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई एक करता है, हर कोई यही करता है, तो टीचर को वेट करने का वो टाइम नहीं मिलता है, तो टीचर के पास बाद में आता है और वो फिर देखता है कि यार इसमें जो है वर्डिंग जो है उस तरह से नहीं है जिस तरह से एक्चुअली में होना चाहिए, राइट। तो इसके वजह से लॉट ऑफ पीपल अज्यूम कि इसमें यही होगा, तो इस बट जब कोई फैकल्टी उसको उठा के उसको ठीक करके आपके सामने डालता है तो उसका जो पैरामीटर है वही चेंज हो जाता है, क्योंकि तब वो एक क्वेश्चन हो गया, तब वो एक्चुअल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सो ये याद रखिएगा। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग थे, क्यों मैं बता रहा हूं, मैं इसको पढ़ के आपको के सामने कर रहा हूं। कहीं पे भी आपको दिक्कत आए तो वो आर्टिकुलेट करके चैट बॉक्स में डालिएगा, मैं एक्सप्लेन करने के बाद वो देखूंगा। ब्रिटेन हैज एंटर्ड एन ऑफिशियल पीरियड ऑफ national mourning for its longest serving monarch, एलिजाबेथ। ब्रिटेन एक ऑफिशियल पीरियड ऑफ नेशनल मोर्निंग पे अंदर गया फॉर इट्स लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क एलिजाबेथ। मेनी ब्रिटन्स विल बी रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट इट मीन्स टू लूज सच ए सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंसी इन ए सोसाइटी ऑफ रैपिड चेंज। तो बहुत सारे ब्रिटेन के जो पॉपुलेशन है वो लोग दे वुड बी रिफ्लेक्टिंग, दे वो सोचेंगे कि इतने सालों से रानी थी वहां पे, तो अभी इस सोसाइटी में जहाँ पे सब कुछ रैपिडली चेंज है, रानी वाज लाइक अ कांस्टेंट सोर्स वहां पे, तो वो चले जाने से क्या फर्क पड़ा हमारे हमारे लाइफ में, हमारे पूरे कंट्री में। बट द क्वेश्चन इज, यहाँ पे ऑथर का खुद का पार्ट आता है कि बट द क्वेश्चन इज, तो कॉन्ट्रास्ट यूज कर रहा है। Many outside the country will again ask, is whether a hereditary constitutional monarchy in a liberal democracy presents an apparent paradox। तो ये हो गया प्रॉब्लम। तो ऑथर के हिसाब से ये प्रॉब्लम जो है अभी का नहीं है, हमेशा का ही है, कि ब्रिटेन के अंदर लोग शायद बहुत मोर्न कर रहे हैं, एक कांस्टेंट सोर्स चले जाने के लिए दुखी हो रहे हैं। पर बाहर के लोग ये क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि हमेशा करते आए हैं, कि एक वंश परंपरा से, हेरिडिटरी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ब्रिटेन में रन होती है और ब्रिटेन एक लिबरल डेमोक्रेसी भी है, ये दोनों एक साथ कैसे जा सकता है? ये तो एक पैराडॉक्स है ना। मोनार्की अलग होती है, डेमोक्रेसी अलग होती है, दोनों ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम होती है, तो ये एक साथ कैसे जा सकती है? तो ये हमारा प्रॉब्लम है। तो ये जो लास्ट लाइन है ये हमारा प्रॉब्लम है। तो ये पैराडॉक्स जो है लोगों के नजर में, दैट इज, बाहर ब्रिटेन के बाहर लोगों के नजर में दैट इज वॉर प्रॉब्लम। तो यही कोर्सेज ऑफ एक्शन में भी दिख रहा है कि सारे जो एक्शन है वो पैराडॉक्स को सॉल्व करते हुए है, राइट। ओके, पैराडॉक्स कैन बी रिजॉल्व्ड बाय ब्रॉड एंड सस्टेन्ड पब्लिक कंसेंट फॉर द इंस्टीट्यूशन। अब यहां पे इस ऑप्शन का मतलब समझो पहले। पैराडॉक्स को रिजॉल्व करना हमारा काम है, चलो बढ़िया है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। कैसे करें, दैट इज द कोर्स ऑफ एक्शन का आंसर हमारा है। पैराडॉक्स को रिजॉल्व करने का जो काम है वो एक ब्रॉड और सस्टेन, ब्रॉड मतलब सबको इंक्लूड करता हुआ,
और सस्टेन्ड हमेशा चलने वाला, मतलब बीच बीच में चलता रहे, पब्लिक कंसेंट फॉर द इंस्टीट्यूशन। ऑब्वियसली यहां पे इंस्टीट्यूशन मोनार्की की बात हो रही है। तो ब्रिटेन मोनार्की के लिए देश में एक ब्रॉड और हमेशा चलने वाला एक पब्लिक कंसेंट मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि आज के डेट पे अगर एक पब्लिक पोल हुआ, राइट, और लोगों को मोनार्की का इंपॉर्टेंस लगता है और वो चाहिए तो वो चलना चाहिए। फिर आगे जाके अब फिर से पोल हुआ तो लोगों को लगता है चलना चाहिए तो चलना चाहिए। सो दी सस्टेन्ड वाला वर्ड मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस हियर, कि वो चलते रहना चाहिए। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट। तो लोगों को अगर लगता है एक डेमोक्रेसी में कि ये होना चाहिए तो वो होना चाहिए, राइट। तो वन इज डेफिनेटली सॉल्विंग द पैराडॉक्स, जो पैराडॉक्स ब्रिटेन के बाहर के लोगों के दिमाग में है कि दोस्त, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी जहां पे इंसान का, सिटीजन का ओपिनियन ही फाइनल होता है, और मोनार्की, ये दो एक साथ कैसे जा सकते हैं? अगर सिटीजन का ओपिनियन ही मोनार्की हुआ तो देन तो वो पैराडॉक्स सॉल्व हो गया ना, राइट। तो वन डेफिनेटली हमारा कोर्स ऑफ एक्शन हुआ। यहां तक किसी को डाउट नहीं है तो क्लियर है डालो, और अगर डाउट है तो वो डाउट यहां पे टाइप करो। अगर वन क्लियर है तो क्लियर है डालो, नहीं तो जो डाउट है वो यहां पे टाइप करो। हिमांशु को क्लियर है, राकेश को क्लियर है, वेरी गुड। सायन को क्लियर है, वेरी गुड। तुहिन को क्लियर है, राजेश को क्लियर है, बसंती को क्लियर है, वेरी गुड। दिनेश को भी क्लियर है, वाह। चलो, तो सबको क्लियर है। अब हम लोग विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। सो द फर्स्ट वन वी सॉ इज दैट there has to be a broad and continuous process of public consent coming for the institution of monarchy. So that would solve the paradox. अब next level पे है, paradox can be permanently resolved. पहली word permanently resolved by initiating a public poll on the approval of hereditary constitutional monarchy. प्राइमा फेसी ये देख के बहुत बढ़िया लग रहा है, बट थोड़ी देर के लिए वन और टू को कंपेयर करो। अगर वन नहीं होता तो शायद ये आपके दिमाग में आता भी नहीं, बट क्योंकि वन अभी मैंने एक्सप्लेन कर लिया है, अभी शायद इस टू के साथ जो प्रॉब्लम है वो आपके दिमाग में आना चाहिए, राइट। और वो क्या है? वो ये है कि इस पैराडॉक्स को परमानेंटली रिजॉल्व किया जा सकता है एक पब्लिक पोल आज के डेट पे बना के, जबकि दिस इज अ मच मोर ऑर्गेनाइज ग्राउंडेड टाइप ऑफ थिंग। अब आप ये बोल सकते हो सर ये तो फिर शॉर्ट टर्म हुआ, ये लॉन्ग टर्म हुआ ना, राइट। बट दोस्त यहां पे इट्स नॉट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, यहां पे इसका जो पूरा कॉन्टेक्स्ट ही बदल देता है। वो कह रहा है कि एक पब्लिक पोल इनिशिएट करने से इस पैराडॉक्स का परमानेंट रेजोल्यूशन हो जाएगा, राइट। तो परमानेंट रिजल्ट फ्यूचर जनरेशन के लिए कैसे होगा? एकदम निखिल, एकदम एकदम। सो टू में ना द वर्डिंग इज सच कि वो कोर्स ऑफ एक्शन होते हुए भी नहीं है, राइट। इट इज अज्यूमिंग अ लॉट ऑफ स्टफ कि आज के लिए ये हो गया तो वो आगे के लिए भी हो गया, इस तरह की चीजें बहुत सारे अज्यूम कर रहा है वो, जो कि पहला वाला नहीं कर रहा था, राइट। सो टू is definitely an action which says कि लोगों को एक साथ लेके डिसीजन लेना चाहिए, which is okay। बट वो जो परमानेंटली रिजॉल्व वाला डाल के उन्होंने इतना बड़ा एक स्टेटमेंट दे दिया, उसके उसके लिए मेरे पास डेटा इनफ नहीं है, राइट। उसके लिए इतना सा पैराग्राफ से मैं कुछ बोलने नहीं पा रहा हूं। सो आई हैव डाउट ऑन दिस, टू के ऊपर डाउट है। इज इट क्लियर? राइट। वन में तो कोई डाउट नहीं है, बट टू के ऊपर डाउट है कि परमानेंटली रिजॉल्व कैसे हो जाएगा। ये तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि परमानेंटली कैसे रिजॉल्व हो जाएगा। आज के लोग आज के हिसाब से सोचे, आगे वाले लोग कैसे हिसाब से सोचेंगे, तो व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन? सो ठीक है, ये हो सकता था अगर इसके वर्डिंग थोड़े से अलग तरीके से होते। उस तरह से पैराडॉक्स कैन बी रिजॉल्व बाय जजिंग द रॉक सॉलिड स्टेबिलिटी ऑफ द मोनार्की। अब दूसरा वाला अगर फिर भी आपका एक ऑप्शन होता, और अगर आपने 1 और 2 मार्क किया है, यू आर वेरी क्लोज टू इट, आपकी लॉजिक में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन
क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसे हमें दिया गया है, टू बिकम्स टू स्पेसिफिक असर्शन टू से फॉर दिस, इसीलिए हमने उसको नहीं लिया। बट आपका लॉजिक सही डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। बट 3 को हम लोग अगर इवेल्युएट करते हैं तो पैराडॉक्स कैन बी रिजॉल्व बाय क्या? जजिंग द रॉक सॉलिड स्टेबिलिटी ऑफ द मोनार्की। अब यहां पे तो आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि मोनार्की अच्छी बात है, मोनार्की रॉक सॉलिड है, और ये जज करेगा कौन? पैराडॉक्स तो है पब्लिक ओपिनियन वर्सेस मोनार्की। दो जो पैराडॉक्स रिजॉल्व करनी पड़ेगी उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन शुड सपोर्ट मोनार्की और अपोज मोनार्की, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, राइट। तभी जाके ये पैराडॉक्स सॉल्व होगा। वन जो कि कर रहा है कि पब्लिक कंसेंट अगर सस्टेन्ड और ब्रॉड होगा तो ये पैराडॉक्स कभी रहेगा नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी और मोनार्की एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है। दूसरा वाला डाउट इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि एक पब्लिक पोल आज के डेट पे अगर उन्होंने हां भी कर दिया, मान लो हां कर दिया कि हाँ मोनार्की हमारे लिए अच्छा है, व्हाट अबाउट 20 इयर्स डाउन द लाइन फॉर द फ्यूचर जनरेशन, उनको हो सकता है ना लगे। तो ये जो सस्टेन्ड वाला जो एंगल है, दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंगल फॉर अ कोर्स ऑफ एक्शन इन सच अ केस, जो आपके पूरे लाइफ को डिटरमाइन कर रहा हो, राइट। ओके, तो इसीलिए 2 पे हमारा डाउट हुआ। 3 पे तो डाउट से भी डाउट है, क्योंकि वहां पे तो वो कह ही नहीं रहा है कि पब्लिक ओपिनियन कहीं पे मैटर करता है। तो डेमोक्रेसी और मोनार्की के बीच में जो पैराडॉक्स है उसको रिजॉल्व करने के लिए जो हमें पब्लिक ओपिनियन को बीच में लाना तो पड़ेगा ना। यहां पे तो वो जज कौन जज करेगा, वो नहीं बोला। रॉक सॉलिड स्टेबिलिटी ऑलरेडी पॉजिटिव बोल दिया। सो हाउ डज दिस सॉल्व द पैराडॉक्स? पैराडॉक्स का मेन क्वेश्चन ये नहीं था कि मोनार्की अच्छी है कि नहीं है, पैराडॉक्स का मेन क्वेश्चन ये था कि डेमोक्रेसी में मोनार्की का स्पेस है कि नहीं है, राइट। जहां पे पब्लिक ओपिनियन सबसे ऊपर होता है वहां पे मोनार्की का स्पेस है। वो तो इरेलेवेंट है ना 3 उस केस में, नहीं है क्या, राइट। सो 2 क्यों नहीं है मैंने बताया, 3 क्यों नहीं है मैंने बताया, 1 क्यों है मैंने बताया, एंड दैट इज व्हाई योर आंसर इन दिस केस वुड बी ओनली 1A। डिफिकल्ट था, नो डाउट, बट नाउ दैट आई हैव एक्सप्लेन दिस टू यू, इज इट क्लियर? आई रिपीट दिस इन इंग्लिश ऑल्सो, ताकि आप लोगों को एक और बार रिवाइज भी हो जाए, एक बार अलग उसमें भी आ जाए। The first one is a course of action because it says that the public opinion has to give sustained support to monarchy, and then only monarchy will derive its right to exist. Therefore, the first one is there. Second one is a weak course of action because though public opinion is the basis on which we are deciding, but it is a one-time affair. Even if today public opinion is in favor of the monarchy, what of tomorrow or maybe 10 years down the line? So that paradox can be created later on also. The paradox is not permanently resolved. So that permanently resolved is a overstatement on the action that they are taking on to. And the third one is paradox can be resolved by judging its stability. So you are creating a positive of monarchy and saying that on the basis of this we can judge. Who can judge? Is there any public opinion angle? No. The moment the public opinion angle is not there, how can democracy and monarchy's paradox be solved? It cannot be resolved, right? Okay, so this is how it is. कोई डाउट, किसी भी तरह का डाउट नहीं है तो क्लियर डाल दो। क्यों ए आंसर है समझ में आ गया तो क्लियर डाल दो। क्लियर है? गुड राकेश, क्लियर है, वेरी गुड। और कुछ डाउट है, कुछ चाहते हो तो इसमें क्वेश्चन में डाल दो फटाफट, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कमेंट में डाल दो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। क्लियर वसंती, वेरी गुड। हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दिया, जिसको जिस तरह से आप लोगों को कंफर्टेबल है जिस लैंग्वेज में, आई होप दोनों में आपको समझ में आ गया इसको, बिकॉज ये ऑब्वियसली दिस वाज अ टिपिकल केस, सो इट नीडेड दैट काइंड ऑफ थिंग। बट अभी अगर ये क्लियर है, इट वुड हेल्प यू अ लॉट इन कोर्स ऑफ एक्शन क्वेश्चंस लेटर ऑन। ठीक, सायन क्लियर, वसंती क्लियर, हिमांशु क्लियर, दीप्ति क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। मुझे हटना है, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा।
निखिल का आंसर आ गया, वेरी गुड निखिल, सही आंसर है आपका। यस हिमांशु, गुड गुड गुड, सही आंसर है आपका भी। तुहीन, ओके, एक बार रिव्यू कर लो। सही तो है, लेकिन आपके हिसाब से जो नहीं है वो क्यों नहीं है, एक बार देख लो। द सेम गोज फॉर दीप्ति, एक बार रिव्यू कर लो। बसंती, ओके, ठीक है। Let me come on the screen and read this question. Global companies have stepped up efforts to implement the China plus one strategy of diversifying their supply chains in the wake of COVID-19 induced disruption and US-China trade tension. तो दुनिया भर की कंपनीज जो है, दो रीजन से, कोविड के वजह से जो डिसरप्शन हुए वो, और दूसरा यूएस चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है, इन दोनों रीजन के वजह से चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी बनाने की सोच रहे हैं और उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि चाइना के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन में जो गुड्स है, सर्विसेज है, वो दोनों जगह से आ सकें। चाइना प्लस वन, जो भी वो वन कंट्री होगा। दूसरा वाला, द ट्रिलियन डॉलर क्वेश्चन दो इज, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें ये है कि कैन इंडिया बिकम अ प्लस वन डेस्टिनेशन। तो वो जो प्लस वन है, क्या वो इंडिया हो सकता है प्रेफरेबल डेस्टिनेशन, while simultaneously while simultaneously reducing its own dependence on China। और साथ ही साथ इंडिया को अपना भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंस जो है वो कम करनी पड़ेगी। तो दो पहलू है इस प्रॉब्लम के। तो प्रॉब्लम जो है वो है कि ग्लोबल कंपनीज जो है चाइना प्लस वन करना चाहती है, तो क्या इंडिया उसमें हो सकती है, और उसमें क्या इंडिया को अपने चाइना के ऊपर जो उसकी डिपेंडेंसी है उसको भी कम करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इस तरह का एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास यहां पे आया है। तो स्टेटमेंट 1 2 3 हम लोग एज अ कोर्स ऑफ एक्शन स्टेटमेंट हम लोग इवेल्युएट करेंगे। India should hasten structural reforms that foster competitive ecosystems to boost manufacturing. One होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? If any one of you say that one नहीं होना चाहिए, वो क्या रीजन होगा? क्या इंडिया को अपने रिफॉर्म्स बड़ा अच्छे फास्ट नहीं करने चाहिए? अगर इंडिया को प्लस वन कैटेगरी में आना पड़ेगा, चाइना का ऑल्टरनेट बनना पड़ेगा, इवन इंडिया को अगर चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी भी कम करनी पड़ेगी, तो इंडिया को इकोनॉमी के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए अच्छी काम करनी पड़ेगी। और अच्छे काम के लिस्ट में रिफॉर्म्स जरूर आता है, मैन्युफैक्चरिंग बूस्टिंग जरूर आता है, कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम फॉस्टरिंग जरूर आता है। दीज आर रिलेटिवली कंसिडर्ड पॉजिटिव थिंग्स इन इकोनॉमी, इजंट इट? राइट, ओके, बेसिक्स, एकदम बेसिक्स। सो वन तो है ही है, पॉजिटिव है, करना चाहिए। इंडिया शुड इंप्रूव कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट and dispute resolution timelines essential to ease of doing business, again a positive। अगर हमारे देश में बिजनेस करना आसान हो, तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड विल ट्रीट अस एज अ फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। और उसमें दो अलग अलग पहलू को लिया गया। पहला है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इंश्योर करना कि दोनों पार्टी उसको इन्फोर्स करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, नहीं करते तो उसके लिए देश का लॉ जो है सपोर्ट करेगा। दूसरा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वही उसी का पार्ट है। राइट, तो यहां पे कुछ दूसरे पॉजिटिव्स के बारे में हम लोगों ने बात किया, यहां पे कुछ दूसरे पॉजिटिव्स के बारे में बात किया, एंड अंडरस्टैंडेबली सो, बिकॉज इकोनॉमी को अच्छे तरीके से चलाना और वो अट्रैक्टिव बनाना बाहर के लिए इज नॉट कि एक ही चीज के ऊपर काम करेंगे तो हो जाएगा। देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स टू इट, और अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शन हमारा अलग अलग एस्पेक्ट को टच कर रहा है, और अगर वो रेलेवेंट है और वो पॉजिटिव है, तो वो मेरा कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसमें कोई भी डाउट दोस्तों नहीं ना? अब तीसरा वाला देखते हैं इसी पैरामीटर के बेसिस पे। India should adopt a multi-pronged approach to boost sectorial level manufacturing and provide tax relief with other incentives। तो टैक्स रिलीव, अदर इंसेंटिव से क्या करेंगे? सेक्टर लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग को, इसी का
एडिशनल वर्जन नहीं हो गया ये, इसी का एक्स्ट्रा एडिशनल वर्जन नहीं हो गया? बताओ तो आप मुझे बताओ, नहीं हो गया? स्टेटमेंट 3 अगर 1 सही है तो 3 गलत कैसे हो सकता है? क्योंकि 1 के काम को आगे और स्पेसिफाई करने का काम जो है 3 ने किया है। अगेन पॉजिटिव है, रेलेवेंट है, हर सेक्टर में हमारा ग्रोथ होना चाहिए, और ये इस चीज को भी तो दर्शाता है कि हमारा चाइना के ऊपर जो है डिपेंडेंसी कम होगा हर सेक्टर में, राइट? सो 1 2 3 ऑल पॉजिटिव, ऑल रेलेवेंट टू इकोनॉमिक growth of the country plus being an alternate for China plus one strategy. So in that case, why not all 1 2 3 should be your answer? It should be your answer. D is your answer. Yes, Sayan, correct. You are also correct. Tuhin, Deepti, Vasanti, Rakesh. Is it clear now? या टैक्स वाला पॉइंट ये है, दीप्ति कह रही है कि सर टैक्स वाला पॉइंट जो है समझ में नहीं आया। टैक्स वाला पॉइंट ये है कि कोई भी इकोनॉमी को जब हम लोग बूस्ट करते हैं तो हम लोग कुछ लॉलीपॉप देते हैं ना, तो वही लॉलीपॉप है, राइट? तो ऐसे मुद्दे की बात है कि लॉलीपॉप देनी चाहिए गवर्नमेंट को इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, यस। और ये अक्रॉस द सेक्टर हमें इकोनॉमी को बढ़ानी चाहिए, यस, राइट? ये है हमारा मेन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? सो ऑल 1 2 3 करेक्ट, डी वुड बी योर ऑप्शन। चलो वेरी गुड, क्लियर हो गया। अब अजम्पशन के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन के अंदर है, अजम्पशन को एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई अजम्पशन थ्रू इट्स प्रॉपर्टीज। अजम्पशन जनरल होते हैं, इनका स्कोप जो है आर्ग्यूमेंट के स्कोप से बड़ा होता है या इक्वल टू होगा, और जो इक्वल टू वाले स्कोप होते हैं वो हमें पता है कि कंक्लूजन और इन्फरेंस भी हो सकते हैं फ्रॉम आवर स्टडीज। अजम्पशन का जो मेन अजम्पशन का काम होता है, जो कि जनरल होता है, जो बड़ा होता है स्कोप में, उसका काम होता है जो आर्ग्यूमेंट में द फैक्ट और प्रेमाइस दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन द आर्ग्यूमेंट लिंकिंग देम टू द कंक्लूजन, उनको कंक्लूजन के साथ जोड़ना, एक ब्रिज का काम करना, राइट? वो उनका काम होता है, और इसी के बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अजम्पशन क्या है। बट कभी कभी वो पूरा समझ के करने में टाइम ज्यादा लग जा सकता है और हमें एम्बिग्यूटी रह सकती है। तो इसीलिए मैंने एक शॉर्टकट दिया था आप लोगों को कि आप जो ऑप्शन है उनको निगेट करके देख सकते हो। जिस ऑप्शन को निगेट करके फिर पैराग्राफ में लगाने से आपका कंक्लूजन निगेट हो जाता है, आपका आर्ग्यूमेंट पे डाउट क्रिएट हो जाता है, वो आपका डेफिनेट अजम्पशन है। इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट, राइट? तो अगर मेरा एजम्पशन है और उसको मैंने उल्टा करके, वो वैलिड एजम्पशन है, उसको मैंने उल्टा करके लगा दिया हमारे पैराग्राफ के ऊपर, तो जिसके आधार पे द बेसिस ऑफ माय कंक्लूजन एंड द आर्ग्यूमेंट वही तो डगमगा जाएगा, क्योंकि एजम्पशन के बेसिस पे ही तो एक ऑथर अपना आर्ग्यूमेंट को डिजाइन करता है, राइट? ओके, सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द नेगेशन टेक्निक इन आइडेंटिफाइंग एजम्पशन। तो ये हम लोग कर सकते हैं। और ये जरूरी है कि एजम्पशन कभी भी आर्ग्यूमेंट में स्टेटेड नहीं होता है, इट इज समथिंग दैट इज अनस्टेटेड, अ बिलीफ इन द माइंड ऑफ द ऑथर। ये बताने की आपको जरूरत नहीं है फिर से कि ये ऑथर का एजम्पशन मांगा जाता है, मेरा एजम्पशन नहीं मांगा जाता है, आपका एजम्पशन नहीं मांगा जाता, ठीक है? हैविंग सेड दैट, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एजम्पशन ऑन योर स्क्रीन, प्लीज इसको देखिए और करिए।
दिनेश का आंसर आया, निखिल का आंसर आया। दिनेश एक बार आप रिविजिट करो, ऑप्शंस को ध्यान से देखो। निखिल सही आंसर, वसंती करेक्ट आंसर। राकेश, रिव्यू योर आंसर वंस। दीप्ति सही आंसर, गुड। बाकी लोग? सही, इस बार सही राकेश, वेरी गुड। करें, एक बार वापस जाएं। अ क्रिटिकल एरिया वेयर इंडिया नीड्स टू कैच अप इज इन गिविंग बैक। ठीक है, ये एक एरिया है और शायद यही ऑथर का कंक्लूजन है। आगे पढ़ते हैं। टू एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूट इन द बेस्ट ट्रेडिशन ऑफ गुरु दक्षिणा। ये शायद कंक्लूजन है ऑथर का, देखते हैं क्या बोलते हैं। इट इज इनकम्बेंट अपॉन द न्यूली मिंटेड वेल्थी टू सपोर्ट universities and institutes that have helped train entrepreneurs and the workforce underpinning the economic boom in India। तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिन्होंने नया वेल्थ किया है, उन यूनिवर्सिटीज को सपोर्ट करना जो एंटरप्रेन्योर्स को और हमारे वर्कफोर्स को ट्रेन किया है और जिनके वजह से वो लोग ये वेल्थ जो है क्रिएट कर पा रहे हैं। बिकॉज इफ यू डोंट हैव अ वर्कफोर्स, इफ यू डोंट हैव पीपल टू वर्क फॉर यू in an ecosystem created by the universities, by creating those graduates who can work, you will not be able to mint that new wealth, right? Okay, current levels of government support are not enough। now यहाँ पे और एक रीजन भी बोल रहा है ये, उनके हिसाब से ये दिस इज समथिंग ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल हु हैव अर्नड मनी नाउ। सेकेंडली, इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि गवर्नमेंट सपोर्ट जो दे रहा है यूनिवर्सिटीज को वो इनफ नहीं है, तो यूनिवर्सिटी सर्वाइव कैसे करेंगे। तो अब हम लोग अजम्पशन पे जाएंगे। यहां पे क्वेश्चन अजम्पशन है। देखो, बार बार जो क्वेश्चन का नेचर चेंज होने की वजह से ना हमें कंफ्यूजन आ जाता है और हम कंक्लूजन को अजम्पशन मार्क करके आ जाते हैं और वाइसी वर्सा। वो हमें अवॉइड करना है। जैसे ही आपको क्वेश्चन का नेचर देखा, आपका स्विच जो है वहां से बंद होके अजम्पशन में चला आना चाहिए, राइट। जिस तरह के भी क्वेश्चन आपको दिखा उस तरह के स्विच, उस तरह के कॉन्टेक्स्ट में आ जाना चाहिए। हायर एजुकेशन डेवलपमेंट, तो हमें ये देखना है। तो बंदे का जो कंक्लूजन है कि गिविंग बैक टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जो है डोनेशन देना, वापस पैसा देना इंडिविजुअल्स के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से, ये हमें चीज स्टार्ट करनी पड़ेगी इंडिया में, तभी जाके यूनिवर्सिटी सर्वाइव करना पड़ेगा, कर पाएगा। एक तो क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि हम उस मार्केट में कमा रहे हैं जहां पे यूनिवर्सिटी ने अपना ग्रेजुएट डाला है। और दूसरा ये जो है गवर्नमेंट का जो अभी का सपोर्ट है वो इनफ नहीं है। तो इसका एजम्पशन क्या होगा बंदे का, ऑथर का? हायर एजुकेशन डेवलपमेंट एंड रिसर्च आर अंडर फंडेड इन इंडिया। एक ये टू स्पेसिफिक हो जाता है, हायर एजुकेशन डेवलपमेंट एंड रिसर्च, राइट। यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस को पैसे चाहिए है, ये ऑथर का एजम्पशन हो सकता है, बट ये टू स्पेसिफिक हो जाएगा और टू स्पेसिफिक हमारा एजम्पशन नहीं हो सकता है, तो ए को हम एलिमिनेट करेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन नीड एडिशनल सपोर्ट टू फ्लरिश अदर देन गवर्नमेंट फंडिंग। वाओ, ये तो डेफिनेटली एजम्पशन होना ही चाहिए ना। निगेट करके देखो, निगेट करो कि भाई दोस्त, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन को कोई पैसा नहीं चाहिए है गवर्नमेंट फंडिंग के अलावा। तो ऑथर का जो आर्ग्यूमेंट है, बेसिस है, वही तो टूट के बिखर जाएगा। दैट वुड जस्ट क्रम्बल लाइक अ बिल्डिंग अफेक्टेड बाय ब्रेकिंग ऑफ फाउंडेशन, right? So then an author would never be able to conclude that it is necessary for the university to survive, that people donate money। वो तो फिर बेसिस से खत्म हो गया है, राइट। सो दिस इज समथिंग विच इज डेफिनेटली, इसको निगेट किया तो यहां पे ये कंक्लूजन पे डाउट आ जाएगा। तो ये हमारा कैंडिडेट तो है ही है, डेफिनेटली हम अभी चूज नहीं कर सकते जब तक बाकी ऑप्शंस नहीं देख लेते हैं। ट्रेडिशन ऑफ गिविंग बैक टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नीड्स रिवाइवल इन इंडिया। पहली बात तो हम पहले देते थे नहीं देते थे ये हमें पता नहीं है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को गिविंग बैक, राइट।
इन्होंने बोला है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को गिविंग बैक स्टार्ट करने पड़ेगा, हमें कैचअप करना पड़ेगा दूसरे देशों की तरह। और ये हम उस मॉडल पे कर सकते हैं जैसे हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन ऑलरेडी था गुरु दक्षिणा का। तो एक एक ट्रेडिशन को अभी मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में ढालने की बात चल रही है। और ये जो है नीड्स रिवाइवल ऑफ इंडिया, ये अजम्पशन नहीं है, ये कंक्लूजन है। एक एक तरह से ये ऑथर का कंक्लूजन है। ये अजम्पशन कैसे हो सकता है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। न्यूली मिंटेड वेल्दी कैन रिवाइव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बाय प्रोवाइडिंग गुरु दक्षिणा। वेल, अब डी और बी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये जो रिवाइवल की बात हो रही है, क्या हमें यहां से कहीं पे भी ये दिख रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस को रिवाइवल की जरूरत है, वो खत्म हो गए हैं, वो दे आर गॉन, उनको अब फिर से जिंदा करने की कोशिश करनी है? क्या ऑथर के किसी भी स्टेटमेंट से आपको ये लगता है? वो इनफ नहीं है अभी का जो पैसा है, पर वो लोग खत्म हो गए, ये भी तो कहीं पे नहीं, हम लोग को दिख नहीं रहा है। और ऑथर को अगेन, अगर हम नेगेशन को भी यहां पे यूज करते हैं, दिस इज नॉट नेसेसरी। अगर रिवाइवल की जरूरत, इफ आई से कि रिवाइवल की जरूरत नहीं है, न्यूली मिंटेड वेल्दी को रिवाइवल की वजह से पैसे देने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी सस्टेनेंस की वजह से तो पैसे देने की जरूरत है ना ऑथर के हिसाब से। तो रिवाइवल ऑथर का अजम्पशन नहीं है, सस्टेनेंस है, जो कि यहां पे है। सो बिटवीन रिवाइवल एंड सस्टेनेंस, ऑब्वियसली सस्टेनेंस, विच इज बी, takes the cake out from D, and therefore B would be your answer, better than D. And C is like, अगेन वहां पे, अच्छा वहां पे भी एक रिवाइवल वाला एस्पेक्ट है, लेकिन वहां पे रिवाइवल गिविंग बैक का रिवाइवल की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, बट वो ना कंक्लूजन है। अगर आप सी को देखोगे, इट इज ऑलमोस्ट व्हाट ऑथर हैज स्टेटेड इन द स्टेटमेंट। और अजम्पशन स्टेटेड तो नहीं हो सकता है ना, ऑथर तो बोल ही रहा है कि हमें बेस्ट ट्रेडिशन ऑफ गुरु दक्षिणा के फॉर्म में गिविंग बैक को वापस लाना चाहिए, या गिविंग बैक को करना चाहिए, वापस भी नहीं लाना चाहिए, करना चाहिए। तो it's almost what author is stating, but what author is having in the mind of his when he is doing all this stuff is B and not C and D, right? उनके माइंड में क्या है कि भाई यूनिवर्सिटीज सरवाइव नहीं कर पाएंगे सिर्फ गवर्नमेंट फंडिंग से, और उनको चाहिए है बाहर का फंडिंग, राइट? तो अब यहां पे ये जो गवर्नमेंट सपोर्ट इज नॉट इनफ यहां पे बोला गया है, ये स्टेटेड है। तो अब अगर गवर्नमेंट सपोर्ट स्टेटेड है, तो कौन और सपोर्ट कर सकता है, ये तो दिमाग में ऑथर का होगा ना। तो अगर नीड एडिशनल सपोर्ट टू फ्लरिश अदर देन गवर्नमेंट फंडिंग, ये अगर उनके दिमाग में है ही नहीं, मान लो उनके दिमाग में है ही नहीं, तो वो ये क्यों कहेंगे? सो इफ यू नेगेट बी, यू एक्चुअली नेगेट द कंक्लूजन, you actually negate the conclusion, right? Okay, so that's why B would be a better answer than C and D. Sayan is saying मेरा confusion B and C में ही था, which is okay, B and C में confusion होना चाहिए भी था। Yes निखिल, giving back is still in tradition but on a lesser rate, ठीक। ठीक है, क्लियर है? चले अगले वाले क्वेश्चन में, चलो। अच्छा, आपका डी और बी था, ठीक है। सायन कह रहा है कि सर वो मुझे एक सेकेंड आप लोग कर लेना। सायन ने एक इंपॉर्टेंट चीज कहा कि सर प्रॉब्लम वही हो रहा है कि
इसका कॉन्सेप्ट उसके ऊपर अनजाने में डाल दे रहे हैं, ठीक है। ये ना बहुत नेचुरल है। और देखो क्रिटिकल रीजनिंग इतना आसान होता तो दुनिया में सब कर लेते। मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको नहीं दिखते हैं कि ज्यादातर लोगों का जो कंक्लूजन होता है वो थोड़े से बचकाने और बेवकूफ बेवकूफ वाले होते हैं। आप जब उसको बैठ के देखते हो और समझते हो तब देखते हो कि यार इसको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि लॉजिकल थिंग ये है देखने का करने का। बिकॉज common sense is not so common, right? Logical thing, common sense is derived है, but it's not so common, and that's why it's so much problem in our world and in our society. तो सोसाइटी को और वर्ल्ड को जब चेंज कर पाएंगे उतना अगर पावर होगा तो चेंज कर लेंगे, लेकिन अपने लाइफ को तो सुधारना है। तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरह किस जगह पे क्या करना चाहिए। बट देन इट्स ऑल्सो अ मैटर ऑफ डूइंग इट कंटिन्यूअसली, राइट? क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, हम अपने दिमाग में इन चीजों को डाल के इसी को हमारे लाइफ का एक पार्ट भी बनाना पड़ेगा, इजंट इट, राइट? तभी जाके हम लोग इसको कर पाएंगे, एंड दैट वुड टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट इट इज वेरी मच पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल, राइट? और ये जो आप लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रहा है ये एकदम नेचुरल है। या लोगों को तो इस प्रॉब्लम तक आते ही नहीं है, पूरी जिंदगी उनकी निकल जाती है। कम से कम आप एक 20 21 22 साल की उम्र में यहाँ पे आ तो गए। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू वुड बी ए मच बेटर डिसीजन मेकर देयरफॉर इन योर लाइफ। और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये नहीं कि बहुत लंबा, इवन इन अ मैटर ऑफ मंथ्स। ओ तो इनका आंसर भी आ गया, वाह, वेरी गुड। राजेश का भी आंसर आ गया, वेरी गुड, दोनों का सही है, क्या बात। राकेश एक बार ध्यान से देखना ना यार, ये तो दिस शुड आप आपसे करेक्ट होना चाहिए था, सो ध्यान से देखो। निखिल सही, सही आंसर, सही आंसर, वेरी गुड। अच्छा चलो मैं बताता हूँ, बाकी बाकी लोग। हिमांशु, दीप्ति। चलो बताता हूँ, अलग 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 आंसर आ रहे हैं, लेट्स सी। Two statements numbered 1 and 2 are given below. You decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question that is based on the paragraph given below. ये डेटा, इसका मतलब ये हुआ ये क्वेश्चन में ये डेटा सफिशिएंट है कि नहीं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो इस पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड है, यही ना? ये डेटा सफिशिएंट है कि नहीं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो इस पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। पैराग्राफ पढ़ते, क्वेश्चन पढ़ते। India's focus on tax reform in the last few years might have been necessary but had a brake-like effect on the Indian economy. After so many years of brake-like policies, we need accelerator policies. ठीक, ठीक है। तो हमें ब्रेक लाइक पॉलिसी से हटके एक्सीलेटर पॉलिसी होना चाहिए, ये कंक्लूजन है ऑथर का। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर सफिशिएंट टू अज्यूम दैट इंडियन टैक्स रिफॉर्म्स हैव बीन ब्रेक लाइक पॉलिसीज फॉर द इकोनॉमी। अब यहां पे निखिल कहते हैं सी यार मैं पहली बार डेटा सफिशिएंसी देखा। डेटा सफिशिएंसी तो नेचर ऑफ क्वेश्चन है ना, डाल तो सकते हैं ना, हम किसी में भी डाल सकते हैं। तो आप लोगों के लिए मैंने इसमें डाल दिया। अब यहां पे लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एक्चुअली में ना अजम्पशन का क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। और इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने अलग से डाला था।
क्यों assumption का क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से देखो। Which of the following statements is or are sufficient to assume that, यहां पे loosely assume that यूज किया गया है और उसके बाद बोल दिया गया है क्या, इंडियन टैक्स रिफॉर्म्स हैव बीन ब्रेक लाइक पॉलिसीज फॉर द इकोनॉमी। तो टेक्निकली ये किस तरह का क्वेश्चन है कि इंडियन टैक्स, क्योंकि यहां पे क्या बोला है, आंसर द क्वेश्चन दैट इज बेस्ड, तो इंडियन टैक्स ब्रेक्स हैव बीन ब्रेक लाइक पॉलिसीज फॉर द इकोनॉमी, ये इन्फर करने के लिए, बेसिकली वो ये पूछ रहा है, ये इन्फर करने के लिए इस पैराग्राफ की बेसिस पे, इस पैराग्राफ की बेसिस पे कौन सा स्टेटमेंट इनफ होगा, इनफ होगा। ठीक है, अब एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं। इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन टूरिज्म, मतलब हमें किस तरह का क्वेश्चन करना है, हमें इन्फ्रेंस क्वेश्चन भी नहीं मांगा गया है, हमें मांगा गया है कि कौन, इसमें जो बोला गया है इनमें से कौन सा, इनमें से क्वेश्चन का नेचर पहले समझो, नेचर पहले समझो कि अपने आप हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूं इंडियन टैक्स रिफॉर्म्स हैव बीन ब्रेक लाइक पॉलिसीज फॉर द इकोनॉमी, ये कंक्लूजन इन्फरेंस जो भी बोलते हो, इस इस कंक्लूजन को सपोर्ट करने वाला कौन सा डेटा है अलोन जो सफिशिएंट है। ठीक है, राइट। इंक्रीजिंग जीएसटी ऑन टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन टू इंक्रीज रेवेन्यू लीव्स सच इंडस्ट्री इकोनॉमिकली डिप्रेस्ड, ये एक एग्जाम्पल हो गया कि नहीं हो गया, जो दिखाता है कि हमारा यहां पे टैक्स रिफॉर्म्स in the last few years might have been necessary, or increasing GST on tourism transportation to increase revenue, कुछ अच्छा के लिए किया, increase revenue, पर उससे हुआ कुछ बुरा। क्या हुआ ना, इंडस्ट्री का जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो इकोनॉमिकली डिप्रेस्ड हो जाए। तो गवर्नमेंट के पास दो प्रॉब्लम है, एक है अपना रेवेन्यू कैसे बढ़ाए और एक है इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाए। अपना रेवेन्यू बढ़ाना है तो टैक्स ज्यादा करना है, और इंडस्ट्री को बढ़ाना है तो टैक्स कम करना है। तो एक पैराडॉक्स है एक यहां पे, और यही बात जो है अगर इस डेटा को इसके साथ ऐड कर दिया जाता है, अगर इस डेटा को इसके साथ ऐड कर दिया जाता है, क्या ये डेटा जो यहां पे थ्योरी बोला गया है, ये थ्योरी है ना, ये थ्योरी है ना, ये थ्योरी का ये एक जीता जागता एग्जाम्पल नहीं है, जीता जागता ये एक सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट नहीं है, और इसके बेसिस पे ये और स्ट्रेंथन नहीं हो रहा है कि इंडियन टैक्स रिफॉर्म्स हैव ब्रेक लाइक पॉलिसीज। ये उसी का तो एग्जाम्पल है, जीता जागता एग्जाम्पल है और सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट है। तो ये वन तो डेफिनेटली अलोन सफिशिएंट है बोलने के लिए कि इंडियन टैक्स रिफॉर्म्स, हाँ इंडियन टैक्स रिफॉर्म्स में ब्रेक लाइक पॉलिसीज हुए हैं, उसका एग्जाम्पल ये है। ये जेनरिक था, थ्योरी था, ये थ्योरी था, ये स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाला केस था, राइट। दोनों मिला के इसको सपोर्ट कर दिया। ठीक है, वन cess charges and supplements add layers of complexity to taxation act taxation tax formula। ठीक है, मान लिया ये करता है, टू मान लिया ये करता है, लेकिन इससे क्या तुम डायरेक्टली, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है, ये सफिशिएंट है दिखाने के लिए कि ये होता है, राइट, बट या ये हुआ है, बट क्या ये सफिशिएंट है, सोच के बताओ मुझे थोड़ा सा। हमारे टैक्स कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, इसके वजह से ब्रेक लाइक पॉलिसी क्या है, ब्रेक लाइक पॉलिसी ये है कि मैं टैक्स कलेक्शन को के चक्कर में मैंने इकोनॉमी को बढ़ने नहीं दिया। ठीक है, ये ब्रेक लाइक पॉलिसी है। हमें एक्सीलरेटेड पॉलिसी चाहिए, हमें इकोनॉमी को बढ़ाना है। ठीक है, अब यहां पे सेस चार्जेस एंड सप्लीमेंट ऐड लेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी टू टैक्सेशन एंड टैक्स फॉर्मूला, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है लेकिन टैक्स बढ़ाता है क्या। सेकेंडली, तो हमें यहां पे एक चीज तो अभी भी एज्यूम करना पड़ेगा, इसको सफिशिएंट बनाने के लिए, सोच के बताओ करना पड़ेगा कि नहीं बनेगा। इसको सफिशिएंट बनाने के लिए ये एज्यूम करना पड़ेगा कि दोस्त टैक्स कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो इकोनॉमी ग्रो नहीं करता है, क्योंकि इस एग्जाम्पल में टैक्स और इकोनॉमी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो
एस्टेब्लिश्ड है, वन वाले में देखो वो एस्टेब्लिश्ड है, बट टू में वो एस्टेब्लिश्ड नहीं है, राइट? तो सेस चार्जेस सप्लीमेंट्स के वजह से इकोनॉमी के ग्रोथ में क्या इफेक्ट है वो एस्टैब्लिश नहीं है, वन में एस्टैब्लिश है, दोनों पहलू को दिखाया है, टैक्स को बढ़ाया इकोनॉमी डिप्रेस हो गया, तो दोनों पहलू को बढ़ाया। यहां पे बोला टैक्स को बढ़ाया, ये नहीं बोला टैक्स को कॉम्प्लिकेट किया, चलो उसको भी मान लेते गलत चीज है, राइट? लेकिन उसका इकोनॉमी पे इफेक्ट को उसने एक्सप्लेन ही नहीं किया, तो इकोनॉमी के पे इफेक्ट को अज्यूम करना पड़ेगा इसको स्ट्रॉन्ग करने पे लिए। तो अगर इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अज्यूम करना पड़ेगा, ये सफिशिएंट कैसे हुआ, ये अलोन कैसे सफिशिएंट हुआ? हुआ क्या वन अलोन सफिशिएंट हुआ, टू अलोन सफिशिएंट नहीं हुआ, क्योंकि उसमें एक पहलू तो मिसिंग ही है। देयर इज वन एस्पेक्ट टू द होल आर्ग्यूमेंट दैट इज मिसिंग। Our problem statement had a paragraph had two aspects to it. The tax reform might be necessary, but it is breaking our economy. Breaking matlab it is slowing down our economy. But we need accelerated economy. And on the basis of that, the conclusion that has been, or the inference जिसको हम लोगों ने assume कर सकते हैं, बोला है कि इंडियन टैक्स रिफॉर्म्स हमेशा से ब्रेक लाइक रहे हैं, उसके बेसिस पे हमने वन को देखा तो दोनों पहलू मुझे मिल गया, और टू को देखा तो वो हो गया, राइट? टू को देखा तो एक पहलू नहीं मिला। निखिल ने अच्छी अच्छी बात कही, सर टैक्स कॉम्प्लेक्स हुआ तो क्या हुआ, वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट देख लेंगे, प्रोडक्शन तो हम करते रहेंगे ना। राइट राइट राइट, इट्स टाइप ऑफ दैट कि अगर इस टू में हमारे टैक्स और इकोनॉमी में ग्रोथ का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया जाता तो सफिशिएंट होता आंसर के लिए, अभी नहीं है। ठीक दोस्तों, बोलो क्लियर है कि नहीं? ऑब्वियसली आसान क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आसान क्वेश्चन करके कौन बड़ा आदमी बना है, बोलो? आसान क्वेश्चंस तो हमने कर लिया है अभी तक बहुत सारे, अभी हम तुम्हें जो आएगा उससे ऊपर के लेवल कर रहे हैं, ताकि तुम्हें जब आए ना वो दैट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। ये मेरा टारगेट है कि एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चंस इजी लगने लग जाए। राकेश क्लियर, दिनेश क्लियर, वसंती क्लियर, हिमांशु क्लियर, गुड गुड, वेरी गुड। चलो जी, अब हम लोग जो करेंगे वो है स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट। सायन क्लियर, गुड, वेरी गुड। देखो स्ट्रॉन्ग और वीक आर्ग्यूमेंट होता क्या है पता है दोस्तों? स्ट्रॉन्ग और वीक आर्ग्यूमेंट एक एक्सटेंशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन ही है, ये स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं है। मतलब मुझे तो ये हैरानी होती है देख के कि ज्यादातर लोग स्ट्रॉन्ग और वीक आर्ग्यूमेंट और स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस ही नहीं समझते हैं। स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट हो गया जो हमारा वो आर्ग्यूमेंट के बेसिस वाले क्वेश्चन है उसका पार्ट, ठीक है? वो तो आपको पता ही है, मैं क्या एक्सप्लेन करूं। स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट कोर्स ऑफ एक्शन का एक एक्सटेंडेड फॉर्मेट है, ठीक है? मैं दिखाऊंगा आपको, इसके क्वेश्चन टाइप्स आपने देखे होंगे, पर इसको कभी भी वो स्ट्रेंथनिंग और आर्ग्यूमेंट के साथ रिलेट, वीकनिंग के साथ रिलेट मत कीजिएगा। जिन लोगों को नहीं पता उनको करने दीजिए, उनको गलत होने दीजिए, आप मत कीजिए बस, राइट? देखिए इसमें कुछ थिंग्स टू रिमेंबर हम लोग कर लेते हैं, जो कोर्स ऑफ एक्शन से आपको मिलता जुलता लगेगा, एक आध चीजें थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा मिल सकती है। शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द ओवरऑल स्कोप ऑफ द स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? Data in the argument to be assumed true until and unless there is an inherent contradiction inside the argument or it is too preposterous to be true। ये दोनों एंगल मैंने ऐड किया, क्यों ऐड किया मैं बताऊंगा आपको। देखो अगर मेरे आर्ग्यूमेंट के अंदर एक इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है जो आपके, अच्छा कुछ तरह के क्वेश्चंस को स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। एक असर्शन या क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन रहता है कि शुड इंडिया डू दिस, ठीक है? उसके बाद होता है यस कॉमा रीजन वन, और एक रहता है, मान लेते हैं यस भी हो सकता है नो भी हो सकता है, रीजन टू। इस तरह के क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ओके? तो हमें देखना होता है कि ये जो काम है ये करना चाहिए कि नहीं चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ठीक है? राइट? अब यहां पे ये दोनों मिला के पता चला एक इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है, उल्टा उल्टा कुछ बोल रहा है, तो फिर वो हम लोग नहीं एज्यूम करेंगे टू बी ट्रू,
राइट। रीजन के अंदर ही अगर कॉन्ट्रडिक्शन है, एक पार्ट एक कुछ बोल रहा है, एक पार्ट दूसरा कुछ बोल रहा है, तो फिर वो कैसे कंसीडर कर सकते हैं? और इट इज टू प्रोस्पेरस टू बी ट्रू। मान लो रीजन में दिया गया है कि कोई एक बंदा है वो इमॉर्टल है, राइट, ठीक है, मतलब इस तरह का जो क्वेश्चन, इस तरह का कुछ है ही नहीं क्वेश्चन, नॉर्मल इकोनॉमिक या इंसान के नॉर्मल इसका है, और यहां पे रीजन में मान लिया गया कि इंसान इमॉर्टल है, तो वो तो प्रीप्रोस्टेरस हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो उस तरह की चीजों को छोड़ के हम लोग बाकी चीजों को ट्रू ही मान के चलेंगे, अज्यूम टू बी ट्रू। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी आर डिजायरेबल, ये मैंने कोर्स ऑफ एक्शन में आपको बताया था, वही सेम। पोल्यूशन, करप्शन आर नॉट डिजायरेबल, ठीक है, ये कोर्स ऑफ एक्शन के लिए भी सेम ही होगा, ये मैंने शायद कोर्स ऑफ एक्शन में आपको नहीं बताया था, बट इट्स द सेम। और एक चीज, बिटवीन इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड सोशल प्रॉफिट ऑलवेज द लेटर विल, मतलब आपके पास प्रॉफिट कमाना है बिजनेस में और ह्यूमैनिटी के लिए कुछ प्रॉफिटेबल है, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस एंड नॉट फॉर दिस। ये जैसे इन्वायरमेंट के ज्यादातर क्वेश्चंस में ये बड़ा काम आता है। पर्सनल ओपिनियन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट फॉर आइडेंटिफाइंग प्रीपोस्टरस केसेस। अब कब हम लोग किसी काम पे यस बोलते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन में भी ये लगा सकते हैं, हम तब किसी काम पे यस बोलते हैं जब उसको करने का हमें फायदा हो या उसको ना करने का हमें नुकसान हो। यस और नो? जब हमें उस काम को करने का फायदा हो या उसको ना करने का नुकसान हो, और तब हम किसी काम को नो बोलते हैं जब उसको ना करने से हमें फायदा हो या उसको करने से हमें नुकसान हो। सीधी बात है, ये तो एकदम कॉमन सेंस है ना, राइट। वो लॉजिक वॉजिक गया बाद में, वो तेल वेल लेके आ जाए, बट ये तो एकदम कॉमन सेंस के ऊपर है। इसमें तो कोई माइका लाल आके हमें नहीं बोल सकता है कि हम लोग कुछ गलत बोल रहे हैं, बताओ तुम, नहीं, राइट। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन आंसरिंग को स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गुमेंट में जल्दी कैसे करें, हाउ डू वी एक्सपेडाइट द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन इन स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट। अब इसमें स्टेप्स शॉर्टकट के, सी द रीजन ऑफ द आर्ग्यूमेंट फर्स्ट। इफ रीजन ऑफ आर्ग्यूमेंट, इफ रीजन ऑफ आर्ग्यूमेंट इस तरह से करो, देखो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन ऑफ स्टेटमेंट, देन आपके पास यस है या नो है, और फिर एक रीजन ऑफ आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो आप देखने का नजरिया बदलो, पहले रीजन ऑफ आर्ग्यूमेंट को इफ के बाद डालो, देन आस्क द क्वेश्चन, देन आस्क द क्वेश्चन ऑफ स्टेटमेंट, और सोचो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी डिस्कस नाउ दैट रिजल्ट क्या आएगा, यस, नो या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर उससे पहले एक्शन में यस दिया हुआ है तो वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट फॉर यस है, अगर रिजल्ट में आया, नो दिया हुआ है तो वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट फॉर नो है, राइट। अब रिजल्ट पे अराइव होने का, ये जो यस के लिए और नो के लिए स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है कि नहीं, इसके इस पे अराइव होने का तरीका क्या है, जरिया क्या है? पहला चेक, स्कोप चेक करो। ए, चेक द स्कोप ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड द रीजन ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड द स्कोप ऑफ, मतलब ये जो है इन दोनों का स्कोप, इसका स्कोप और इसका स्कोप रिलेटेड है कि नहीं। दूसरा, चेक द रीजन ऑफ आर्ग्यूमेंट कीपिंग इन माइंड द बेसिक प्रीमाइस ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, वो जो एस्केपिज्म नहीं करना है, फेयर रहना है सबके तरफ। और फाइनली check whether data is enough to come to a conclusion keeping in mind the fifth and sixth point of this। तो तीन चेक है, क्या तीन चेक है? स्कोप चेक, चेक ऑन बेसिस ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन एंड चेक ऑन बेसिस ऑफ डेटा एडिक्वेसी। ए बी सी तीनों अगर यस है तो आपका स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है बोथ यस और नो के लिए। अगर नो का रीजन स्ट्रॉन्ग है तो नो का एक्शन इट्स अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट फॉर नॉट डूइंग इट, और अगर यस का रीजन स्ट्रॉन्ग है तो इस तरह से। बट ये तीन पैरामीटर में चेक होना चाहिए, ठीक है, राइट, ओके। पर अभी आपसे मैं ये नहीं पूछूंगा क्लियर है कि नहीं है, बिकॉज ये अभी पूरा थ्योरी है। एक क्वेश्चन मैं आपको खुद करके एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। ये एबीसी चेक ही हम लोग सिर्फ करेंगे हमारे क्वेश्चन पे, ये पूरा मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर लिया, कैसे दिखाता हूं मैं। पहले तो हम स्टेटमेंट हम लोग देख लेते क्या बोल रहे हैं, रीड द इंस्ट्रक्शन, रीड द स्टेटमेंट एंड मार्क अकॉर्डिंगली।
ओनली वन है तो ए, ओनली टू है बी, आइदर वन टू है सी, नाइदर वन टू है डी, और बोथ वन टू है ई। अब पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करके देता हूं, ठीक है। अरे यार मुझे शायद बाहर जाना पड़े क्योंकि मैं उस पर आ रहा हूं, ठीक है। मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूं लेकिन मैं एक्सप्लेन करके दे रहा हूं। एक साथ पढ़ते हैं, है ना। इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक साथ पढ़ते हैं। मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं, फिर बाकी के तीन जो क्वेश्चन है आप सॉल्व करोगे। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया शुड बी इंक्रीज्ड, ठीक है। इफ इट इज, मैंने क्या बोला था, इफ इट इज नेसेसरी to sustain India's growth because we have a large number of people seeking education, then should the number of universities in India be increased? चेक करें, स्कोप चेक पहले। स्कोप सेम स्कोप है, एजुकेशन के से रिलेटेड है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, सेम स्कोप है, सिमिलर स्कोप है, ठीक है। बी, चेक ऑन कोर्स ऑफ एक्शन, क्या ये उस डायरेक्शन में कोर्स ऑफ एक्शन है, एस्केपिज्म तो नहीं है, फेयरनेस के रूल को हैम्पर तो नहीं कर रहा है, नहीं भाई, उसी डायरेक्शन में है। तो इफ इट इज, ये जो इफ वाला रूल मैंने दिया है ना, वो इस चेक को फटक से कर देता है। इफ इट इज नेसेसरी to sustain India's growth because we have a large number of people seeking education, then should the number of India universities in India be increased? Yes, course of action एकदम clear है। अब सेकेंडली डेटा एडिक्वेसी, देखो डेटा एडिक्वेसी और कोर्स ऑफ एक्शन ये दोनों वो इफ वाले स्टैंडर्ड से हमारा काम बन जा रहा है। इफ लगाओ रीजन से पहले और फिर इसको क्वेश्चन बना के आस्क इट, then you the answer that you would get would give you whether it is a strong argument or not। तो A ग्रीन है, B ग्रीन है, C ग्रीन है, तो दोस्त आर्ग्यूमेंट वन तो स्ट्रॉन्ग है ही है, ठीक है। दूसरा, if the increase will cause a dilution in the academic standards and more corruption, then should the number of universities in India be increased? अब देखते हैं इसको, ध्यान से देखना। स्कोप सेम है, हाँ है, एजुकेशन की बात कर रहा है, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा है, रिलेटेड है, स्कोप रिलेटेड है। कोर्स ऑफ एक्शन के बेसिस पे इसको चेक करते हैं। अब यहां पे देखो, ज्यादातर बच्चे इस पे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट मार्क करके चले आते हैं, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ स्कोप चेक करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये दो चेक करने हैं। अब हमारे इफ वाले सिस्टम में ये दो चेक ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। यार ये डेटा एडिक्वेट कहां से है, रेलेवेंट कहां से है? कोर्स ऑफ एक्शन हमारा एस्केपिस्ट नहीं हो सकता है क्या दोस्त? मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे आता हूं, आपने पढ़ तो लिया ही है। कोर्स ऑफ एक्शन हमारा एस्केपिस्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है, ये तो एस्केपिस्ट है। हमें किसी एक काम में दिक्कत आने वाली है तो वो काम ही मत करो भाई, वाह भाई वाह। तो जी क्यों रहे, मर ही जाए फिर। समझ रहे हो, इट्स एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल, बट इसी से तो हमें समझ में आता है ना। तो कोर्स ऑफ एक्शन और डेटा एडिक्वेसी, डेटा एडिक्वेसी और कोर्स ऑफ एक्शन इन दोनों में ये फेल करता है, इसीलिए लाल है बीएनसी। तो दो स्कोप चेक इसका पास है, ये बीएनसी में तो फेल करता है ना। और क्योंकि ये बीएनसी में फेल करता है, आर्ग्यूमेंट टू नो के लिए, एक्शन नो के लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है। सिर्फ इसके बेसिस पे हम नहीं बोल सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज हमें बढ़ानी चाहिए नहीं चाहिए। राइट, इज इट क्लियर? ओके, तो ये है इसका एप्लीकेशन प्रोसेस। अब बोलो क्लियर है कि नहीं है? एबीसी चेक। तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट में हम ए बी सी चेक करेंगे। ए इज फॉर स्कोप चेक, बी इज फॉर कोर्स ऑफ एक्शन चेक, जो कि आप करते हो कोर्स ऑफ एक्शन में, और सी इज फॉर डेटा एडिक्वेसी चेक। कोर्स ऑफ एक्शन और डेटा एडिक्वेसी एक साथ भी हो सकता है चेक। तुहिन क्लियर, सायन क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग क्लियर है कैसे इसको अप्रोच करना है? क्लियर है? दिनेश, राकेश, वेरी गुड। राजेश, वेरी गुड। चलो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं करने वाला, ठीक है। आप लोग इसको कीजिए और मैं यहां से हट जाता हूं।
चलो भाई, आंसर आ गया। सायन। ओ अच्छा। हा हा हा। अपना अजम्पशन नहीं करना है until and unless it is preposterous। बाकी सब ट्रू मान के चलना है। अब आप लोगों ने, बहुत लोगों ने ओनली टू बोला है, किसी ने ओनली वन बोला है। ओनली वन शायद नहीं है, बोथ बोला है। राइट। मुझे एक बात बताओ, अब इस पे मैं लगाऊं, इस पे लगाऊं। देखो दोस्तों, इसमें मैं कोर्सर वो लगाता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। If the plastic industry employs many people and they would be jobless if plastic is banned, the use of plastic, then should the use of plastic be banned? बहुत सारे लोग जॉबलेस बन जाएंगे इफ प्लास्टिक इज बैंड, तो क्या ये रीजन इनफ है टू नॉट बैन प्लास्टिक, टू नॉट बैन प्लास्टिक? राइट, क्योंकि एक्शन में नो है ना, एक्शन में नो है ना, नो के लिए स्ट्रॉन्ग रीजन है कि नहीं? राइट। स्कोप चेक करें, स्कोप चेक में भाई स्कोप तो सेम है, बैन की बात कर रहे हैं, यहां पे भी वो रीजन दिखा रहा है। क्या मैंने क्या बोला था? अब कोर्स ऑफ एक्शन वाले करते हैं। मैं कोई काम नहीं कब करता हूं, जब उस काम को करने का नुकसान होता है, या जब वो काम को ना करने का फायदा होता है। यहां पे क्या है, वो काम करने का नुकसान। अगर मैं वो काम करता हूं, मतलब प्लास्टिक को बैन करता हूं, उससे लोगों के जॉब पे इफेक्ट पड़ेगा, और मेनी पीपल बोलता है कि प्लास्टिक एम्प्लॉयज मेनी पीपल एंड दे वुड बी जॉबलेस। अब यहाँ पे आपको इंटरनेट में ऐसे लोग महाअनुभाव दिख जाएंगे जो बोल देंगे कि लेकिन क्लाइमेट के लिए तो अच्छा है ना, इसीलिए इसको करना चाहिए। उनसे हाथ जोड़ के भाग जाइएगा। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट के लिए अच्छा है नहीं है, जब तक यहाँ पे स्टेटेड नहीं है तब तक हम अज्यूम नहीं करेंगे बात। हम सिर्फ इतना और इतने पे हमारा डिसीजन बेस करेंगे। राइट, ओके, इतने पे बेस करेंगे जितना डेटा है। ऊपर बड़ा बड़ा करके इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि उसको ट्रू मानना है तो हम ट्रू मानेंगे, सीधी बात है। इसके बाहर अगर किसी को मानना है वो उसकी मर्जी, हम लोग नहीं करेंगे। इज इट क्लियर दोस्तों? ओके, राइट। हाँ, उन लोगों से भाग जाना है निखिल। निखिल हंसने ही लगा। चलो, द यूज ऑफ प्लास्टिक शुड बी बैन इफ प्लास्टिक्स आर जनरली नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब उल्टा करें, इफ प्लास्टिक्स आर जनरली नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड हैज pollute the environment for centuries, and hence pollute the environment for centuries, then is that not a strong reason to ban the plastic? Is that not a strong reason to ban the plastic? Yes, definitely it's a strong reason to ban the plastic. राइट, ओके। सो यहां पे भी आपका स्कोप मैच करता है। कोर्स ऑफ एक्शन पे चेक करें, देखिए कोर्स ऑफ एक्शन पे जब हम लोग चेक करते हैं तब क्या हो रहा है कि कोई काम करने का या तो हमें फायदा होना चाहिए या तो उसको ना करने का नुकसान होना चाहिए। ये ना करने का, बैन ना करने का नुकसान है। राइट, इसीलिए हम इसको यूज करेंगे। इज इट क्लियर? राइट, तो हमारे पास जो है दोनों जो है स्ट्रांग है। अब यहां पे एक चीज लोगों को समझ में नहीं आती है कि भाई दोनों कैसे स्ट्रांग हो सकती है, दोनों तो अलग अलग बात कर रहे हैं ना यार। लेकिन दुनिया में ऐसे ही चीज में तो हमें डिसीजन में दिक्कतें आती है ना। अगर प्लास्टिक बैन करना, ये प्लास्टिक इज द बिगेस्ट एग्जांपल, प्लास्टिक बैन करना अगर ऑल पॉजिटिव होता तो गवर्नमेंट तो बैन कर चुकी होती ना। सो I'm not saying कि आप जो दुनिया में है उसको देख के करें, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये लाइफ में जो होता है ना उसी का एक एग्जाम्पल आपके सामने आ गया है, और क्वेश्चंस भी इसी तरह से रिप्लिकेट करता है। मैं ये कह रहा हूं कि प्लास्टिक एम्प्लॉयज मेनी पीपल, और वो जॉबलेस हो जाएंगे अगर प्लास्टिक बैन हो जाएगा तो क्या ये रीजन इनफ है, चेक ऑन कोर्स ऑफ एक्शन और डेटा इनएक्यूरेसी के हिसाब से,
क्या ये रीजन इनफ है प्लास्टिक को ना बैन करने का? हाँ। फिर क्या प्लास्टिक को बैन करना चाहिए अगर बहुत लोगों की रोजी रोटी मर जाएगी तो? नहीं। अनटिल अनलेस आई हैव मोर डेटा। मोर डेटा है तो अलग बात है। एग्जैक्टली निखिल बोल रहा है, बहुत अच्छा बात बोला कि सर दिस स्ट्रॉन्ग एन आर्गुमेंट क्वाइट लाइक ए डिबेट थिंग। एकदम यार, पार्लियामेंट में ये स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गुमेंट का ही तो डिबेट होना चाहिए एक्चुअली। हमारे देश के जो लीडर्स, सो कॉल्ड लीडर्स, उनको करना ये चाहिए। पार्लियामेंट में करते कुछ और है, वो अलग बात है। वो जिसको भी हम चुन के भेजते हैं हमारे भले के लिए, वो कुछ और ही कर लेता है, लेकिन करना उसको ये चाहिए। हमारे बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर ये डिबेट ही होने चाहिए, और बेस्ड ऑन मोर डेटा, बेस्ड ऑन मोर रिसर्च, फिर जाके एक चीज पे बैठना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए और उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। एग्जैक्टली यही। पर ये वो पहला पड़ाव है जो उनको करना चाहिए। एकदम सायन, आई एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आपने सुना होगा कि कुछ इकोनॉमीज है, जैसे फिनलैंड की इकोनॉमी है, नॉर्वे की इकोनॉमी है, दे आर वेरी, उनकी ग्रोथ बहुत तगड़ी है, और वहां पे लोगों का फिलहाल के लिए उनकी ग्रोथ भी तगड़ी है, उनको उनका पर कैपिटा इनकम भी बहुत अच्छा है। यू वुड नॉट बिलीव, एक्चुअली क्रिटिकल रीजनिंग का टेस्ट होता है जो पब्लिक सर्विस में होते हैं, पॉलिटिशियंस इंक्लूडेड, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। सायन कह रहा है कि सीआर का टेस्ट पॉलिटिशियंस को देना चाहिए, एकदम देना चाहिए, राइट। और वो होता है डेवलप्ड कंट्रीज में, कुछ कुछ कंट्रीज ने इसको इंट्रोड्यूस ऑलरेडी कर लिया है, और आज नहीं 10 साल पहले कर लिया है एकदम। वो इसीलिए उनकी उनकी लाइफ, उनका जो ग्रोथ पैटर्न है, वो सिर्फ हमसे नहीं, यूएसए से भी बहुत आगे है, जबकि वो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत छोटे छोटे चीजें करते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ वर्क इतनी अच्छी है कि वो प्रीमियम चार्ज कर लेते हैं, राइट। तो दिनेश, आर्गुमेंट वन समझ में आ गया आपको, राइट? ओके। अब तो इसीलिए, हाँ हम कहाँ थे, मैं कुछ और बोल रहा था कि नहीं, मैंने बोल दिया। तो इसीलिए ये दोनों आर्ग्यूमेंट आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। इफ द स्टेटमेंट स्टेट्स प्लास्टिक इज बेस्ड ड्यू टू क्लाइमेट, द ऑप्शन ए विल बी वीक और नॉट। दिनेश का क्वेश्चन ये है कि सर अगर स्टेटमेंट में ये बोल दिया गया कि क्या बोलते हैं, प्लास्टिक क्लाइमेट के वजह से वो करना चाहिए, तब वीक होता है कि नहीं? हाँ, तब वीक हो जाता है, तब ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग नहीं होगा अगर क्लाइमेट यहां पे इंट्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन ऑफ स्टेटमेंट का पार्ट हो गया, क्वेश्चन ऑफ स्टेटमेंट का पार्ट हो गया, इसके वजह से वो अब हमारे पास डाउट क्रिएट हो जाता है उस चीज में। सायन, उस क्या था यार हमारा क्वेश्चन? ठीक है, ये भी मैं एक में कर दूंगा, ठीक है ठीक है, समझ गया, ठीक है, ओके। ये एक मैं कर दूंगा, मैं आगे आगे जब कंबाइंड प्रैक्टिस करूंगा उस तरह का क्वेश्चन। इफ इट इज दैट, निखिल कहता है कि अगर प्लास्टिक बैन विल मेक इट डिफिकल्ट टू कैरी थिंग्स, देन इट वुड बी वीक आर्ग्यूमेंट और नॉट। अब ये बनाना पड़ेगा, सोचो। निखिल का क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेसिफिक है, वो कहता है कि सर इफ प्लास्टिक डिफिकल्ट टू कैरी थिंग्स, डेटा एडिक्वेट है क्या? डिफिकल्ट टू कैरी थिंग्स डेटा एडिक्वेट है क्या? मेरे हिसाब से एडिक्वेट नहीं, इम्पॉसिबल टू कैरी थिंग्स एडिक्वेट हो जाता है। डिफिकल्ट एडिक्वेट हो रहा है क्या निखिल? या बाकी लोग भी मुझे बोले। निखिल पूछ रहा है क्या कि सर अगर इसकी जगह पे डिफिकल्ट टू कैरी थिंग्स लगा दे
तो क्या नो के लिए स्ट्रांग होगा या वीक आर्ग्यूमेंट होगा? थोड़ा सोचते हैं इस बारे में, अच्छी अच्छी वो है। तो अगर अगर ये डिफिकल्ट टू हो जाता है, ए बी तो मेरे हिसाब से बनता है, पर सी पे मेरे हिसाब से डेटा एडिक्वेट नहीं है। इम्पॉसिबल टू कैरी थिंग्स में एडिक्वेट हो जाता है, बट डिफिकल्ट टू में ना एडिक्वेट नहीं हो रहा है, तो मैं इसीलिए वीक मानूंगा उसको, नहीं? ठीक है ना? राइट। अच्छा, दिनेश पूछ रहा है एबीसी में कौन से पार्ट में क्लाइमेट होता तो कनेक्ट हो जाता प्लास्टिक के साथ, ये यहां पे द यूज ऑफ प्लास्टिक शुड बी बैन टू सेव आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब यहां पे फिर सी लाल हो जाता, सी जो है लाल हो जाता, एडिक्वेट नहीं है ना, एनवायरनमेंट के बारे में मैंने बात ही नहीं किया। जॉबलेस तो ठीक है, बट इस इशू के ऊपर बात नहीं किया तो कैसे होगा एडिक्वेट? तो वो एडिक्वेट नहीं हुआ, इसकी वजह से ये वीक हो जाता। इज इट क्लियर? राइट दिनेश? ठीक है, बाकी तो ये दोनों तो है ही है। ठीक, अब समझ में आया आप लोगों का जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है सारे इंक्लूड हो गए ना? राइट, ओके, नेक्स्ट। हाँ, ये वाला कीजिए। छोटा बम। यस। हिमांशु बोलता है मैंने इन्वायरमेंट को इकोनॉमी सोच के नहीं मार्क किया था, एकदम सही किया था, लेकिन वो अगर इन्वायरमेंट हमारे क्वेश्चन ऑफ स्टेटमेंट में पार्ट था। अब समझ में आ गया हिमांशु क्यों वो फिर भी आर्गुमेंट वन स्ट्रांग है? क्योंकि इन्वायरमेंट हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन ऑफ स्टेटमेंट में पार्ट ही नहीं था ना। लास्ट दो क्वेश्चन ये है, उसके बाद एक और करेंगे। हाँ, अच्छा देखो सर, सुनते पहले समझते हैं बात को। कोई चीज इफ हम करते हैं कब, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, कोई चीज हम कब नहीं करते हैं, हम अपना बायसनेस क्रीपिंग करने दो, सॉरी करने मत दो। राइट, हम कोई चीज तब नहीं करते हैं दोस्तों जब उस चीज को करने का नुकसान होता है या उस चीज को ना करने का फायदा होता है। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो डेटा इनएडिक्वेट है। यही तो डेटा इनएडिक्वेसी है। निखिल कह रहा था ना कि सर डेटा इनएडिक्वेट पहली बार सीआर में देखा, लेकिन ये वाले क्वेश्चंस भी डेटा इनएडिक्वेट वाले टाइप ही क्वेश्चन है। अब मैं तुमको दिखाता हूं एबीसी। अरे निखिल तुमने अच्छा देखो निखिल तुमने ही पहले कहा था, अभी अभी तुम फिर से कह रहे हो कि डेटा इनएडिक्वेट। अब समझ में आया, लिंक हो गया, ये भी तो डेटा इनएडिक्वेट वाला है। अच्छा, एबीसी वाला करते हैं, एकदम सही कहा निखिल आपने। ए बी सी में ये कॉन्टेक्स्ट से तो जा रहा है, स्कोप में तो मैच खा रहा है भाई। लेकिन एक बात बताओ, यहां पे इसको करने का ना करने का, ये ना करने वाला है ना, ना करने का फायदा दिखा रहा है या ना करने, अगर अगर नहीं करेंगे ये तो उससे जो नुकसान है वो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, दिस इज एन एस्केपिस्ट। यस, राइट, लग रहा था क्योंकि हम अपना बायस यूज कर रहे थे सायन, इसलिए लग रहा था। आप बीसी को देखिए, इसमें इतना डेटा है ही नहीं। हमने ये नहीं बोला है कि people who do not speak English will not be able to study and therefore they would be less privileged or they would be at a loss। ऐसा नहीं बोला है, फिर वो एडिक्वेट हो जाता। हमने बोला है उनको अच्छा नहीं लगेगा, इट विल नॉट गो डाउन वेल विथ इट। तो यार हमें क्लास वन से पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है ज्यादातर लोगों को, तो पढ़ाई छोड़ दे, है एडिक्वेट रीजन है?
बताओ ना, मैं थोड़ा सा सोच के बताओ। हमें पढ़ाई तो किसी को अच्छी नहीं लगती है, तो सब पढ़ाई छोड़ दे, अनपढ़ बन के रहे। ये तो एडिक्वेट रीजन नहीं हुआ ना दोस्तों। तो इट विल नॉट गो डाउन वेल इज एन एस्केपिस्ट रूट। इट डज नॉट adequately show any data adequacy or course of action. For that matter, it's not a course of action also, right? एक चीज ध्यान रखिएगा, भाषा से रिलेटेड हम हमेशा पॉलिटिक्स देखते देखते ये मान चुके हैं कि ऐसे ही तो लोग करते हैं, ऐसे ही तो इंडिया में होता है, तो यही सही होगा। नहीं, ये सही नहीं है। इंडिया में ये होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्चुअली सही है। हाँ, होता है, जिसके पास पब्लिक सपोर्ट है वो कुछ भी कर लेगा, वो सब बात सही है, राइट, ठीक है, वो सब चलता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या सही है, ताकि आप डिसएडवांटेज में मत रहो। And that's why this critical reasoning. So coming back to the explanation of one, आप सबको बोथ इसलिए लगा क्योंकि आप बायस्ड हो गए। आपने ये वाला पार्ट नहीं आपने इस पार्ट रीजन को आपने एज्यूम कर लिया, बोल रहा है कि पीपल हु डू नॉट स्पीक इंग्लिश विल बी एट अ डिसएडवांटेज इन एजुकेशन। अगर ये बोला होता तो वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होता नो के लिए, एकदम स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होता। पर यहां पे बोला क्या गया है कि लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। वाह भाई, ये कैसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा? क्या ये एडिक्वेट है? नहीं है दोस्त। अब क्लियर है वन क्यों वीक आर्गुमेंट है, वन नो के लिए क्यों स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है। किसी को कोई डाउट है? क्लियर है तो बताओ, CLR डाल दो। क्लियर हिमांशु, वेरी गुड। अच्छा, सायन ऐसे ही सोच के बोध किया था ना, अब समझ में आ गया तुम्हारे सोच में और जो लिखा हुआ है उसमें गैप है ना दोस्त, ठीक है, राइट, वैसंती, वेरी गुड। अब आर्गुमेंट 2 पे आते हैं। इफ इंग्लिश इज द मेजर बिजनेस लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड, so when students will graduate and join jobs, if English is the major business language across the world, पहले वो प्लेटफॉर्म सेट कर रहा है, डेटा, एक्स्ट्रा डेटा दे रहा है। देखो यहां पे भी, यहां पे डेटा बहुत लिमिटेड था, यहां पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, एनीवेज। तो यहां पे वो डेटा एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है और वो ये पार्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इंग्लिश मेजर बिजनेस लैंग्वेज है, तो जब स्टूडेंट ग्रेजुएट करेंगे और जॉब ज्वाइन करेंगे, दे वुड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। तो ये काम करने का बेनिफिट है कि नहीं है? ये कोई काम करने का बेनिफिट होता है तभी तो वो काम करते हैं, एकदम बेनिफिट है। तो स्कोप मैच कर रहा है, स्कोप मैच कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि बेनिफिट तो है लेकिन स्कोप ही मैच नहीं कर रहा है। ये इंग्लिश का स्कोप के साथ मैच कर रहा है, काम पे इंग्लिश काम आएगा, ठीक है, स्कोप मैच कर रहा है। कोर्स ऑफ एक्शन सही डायरेक्शन में है यस के हिसाब से, यस। डेटा एडिक्वेट है, भाई लाइफ में काम आएगी तब करेंगे, डेटा एडिक्वेट है। तो ABC तीनों चेक में ग्रीन है, तो इसीलिए हमारा इस केस में आर्ग्यूमेंट 2 इज द, सॉरी, बी वुड बी द आंसर, मतलब ओनली आर्ग्यूमेंट 2। क्लियर? एनी डाउट दोस्तों? ठीक है, ऑप्शन 2 वुड बी योर आंसर। क्लियर तुहीन? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन। क्लियर साहिन, सायन, राकेश, गुड। निखिल कह रहा है बायसनेस क्रीप इन व्हेन आई सी पॉलिटिकल डिबेट्स, दैट्स व्हाट हैपेंड हियर। अच्छा, दिनेश कह रहा है इफ आर्ग्यूमेंट 1 में से मे बी, यार आर्ग्यूमेंट में मे बी अगर होगा तो कभी वो स्ट्रांग हो ही नहीं सकता ना। सोचो ना यार, अगर मुझे कुछ काम करना है और मैं उसके रीजन में ही मे बी डाल देता हूं, वो काम करना चाहिए या नहीं चाहिए मुझे कैसे पता चलेगा? सोच, हो ही नहीं सकता ना। मुझे डॉक्टर दिखाना है नहीं दिखाना है, शायद तुम जाओगे तो ठीक हो जाओगे, अरे यार मैं डिसाइड कैसे करूंगा? ठीक है, तो रीजन ऑफ आर्ग्यूमेंट में मे बी कभी वर्क ही नहीं करेगा ना दोस्त। ठीक, ठीक, सॉरी, ओ ओ सॉरी, ये कट कैसे गया? हाँ, चलो ये हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाँ, वो भी कर सकते हो राजेश, वो भी कर सकते हो, एकदम ही कर सकते हो, आपको अगर उसमें क्लैरिटी आती है। हिंदी वर्जन वाला भी पढ़ सकते हो। लास्ट क्वेश्चन।
निखिल का आंसर आ गया, वेरी गुड निखिल, सही आंसर है। दीप्ति दिनेश, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ो। ऑप्शंस मतलब आर्ग्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ो। सायन सही आंसर है, वेरी गुड। देखो, करूं मैं ये, चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग डुअल यूज एयरपोर्ट्स। राकेश कहते हैं, देखो कहता हूं, चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग डुअल यूज एयरपोर्ट्स एंड मिलिट्री एयरपैड्स हेलीपैड्स इन साउदर्न तिब्बत टू सपोर्ट इट्स आर्म फोर्सेस। फॉर इंस्टेंस, China has constructed 12 dual-use airports and military helipads and air bases in the TAR region, South Xinjiang region and broader Tibet region. On completing these projects, China would be able to assert its sovereignty on the disputed territories with India. ओह अच्छा, चाइना मैसिव लेवल पे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कर रहा है जिसमें एयरपोर्ट भी है, हेलीपैड भी है, मिलिट्री को लाने के लिए, ताकि वो उससे उससे उसको ये भी फायदा होगा कि इंडिया के साथ जो डिस्प्यूटेड एरियाज है ना, उन पे वो कब्जा कर सकता है। ये इसने डेटा दिया, ये डेटा दिया है। हेंस इंडिया शुड एक्ट प्रोएक्टिवली इन कनेक्टिंग इट्स इंडो चाइना बॉर्डर रीजन टू इट्स मेनलैंड। ये हमारा काम है, इसके ऊपर यस और नो होगा। अब if China will be able to reduce, if China will be able to reduce the turnaround time for mobilization and deployment of forces from the interior and support the forward deployed border forces for a longer duration through improved logistic capabilities, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारा चीज बोला है, बट एक्चुअली क्या बोला है कि इफ चाइना को फायदा होगा ये सब करने का, then should India act? If China will be able to, अच्छा, इसको ना थोड़ा थोड़ा अलग से इन्होंने फ्रेम किया है। इन्होंने एडिशनल, हमने दिखाया था, हमने यहाँ पे दिखाया था एक चीज कि एडिशनल डेटा आर्गुमेंट के अंदर आ सकता है, जैसे पिछले वाले में ही आया था। तो उस एडिशनल डेटा को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पे एडिशनल डेटा ये है कि चाइना ये और एडवांटेज चाइना को मिलेगा। चाइना को किस काम का एडवांटेज मिलेगा? ऑब्वियसली चाइना के काम का एडवांटेज मिलेगा ना। तो चाइना का काम का एडवांटेज मिलेगा, तो इंडिया को प्रोएक्टिवली अपनी बॉर्डर कनेक्ट करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? इंडिया को अपने बॉर्डर प्रोएक्टिवली कनेक्ट करनी की चाहिए कि नहीं चाहिए? चाइना को अगर अपने काम का फायदा मिलेगा और चाइना हमारे बॉर्डर के पास आ जाएगा, तो इंडिया को अपनी बॉर्डर करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? ये एडिशनल डेटा रीजन ऑफ आर्ग्यूमेंट के अंदर आ गया, राइट। उसके बेसिस पे जो हमारा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन ऑफ स्टेटमेंट है, उसका आंसर यस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सोच के बताओ। हमें चाइना XYZ काम कर रहा है, इंडिया को भी अपने बॉर्डर को कनेक्ट करना चाहिए। यस, बिकॉज चाइना को ABC और फायदा मिलेगा, ठीक है, राइट। अब यहां पे ना थोड़ा सा इसका जो ओरिएंटेशन अलग हो गया। यहां पे क्या हुआ, यस, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे रीजन ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है वो एडिशनल डेटा का काम कर रहा है। थोड़ा सा समझ के देखो कि ये कॉन्टेक्सचुअल है। कॉन्टेक्स्ट क्या है ये, क्योंकि बड़ा पैराग्राफ है ना, ये वो XYZ वाला पैराग्राफ नहीं है, ये बड़ा पैराग्राफ है जिसमें एक पैराग्राफ का पूरा पार्ट बोल रहा है कि चाइना ने क्या काम किया है और उसके वजह से उसको एडवांटेज क्या है, ठीक है। इंडिया को भी सिमिलरली अपना मेनलैंड से कनेक्ट करना चाहिए। और यस, इंडिया को करना चाहिए या नहीं चाहिए? यस करना चाहिए, क्योंकि चाइना का टर्न अराउंड टाइम कम हो जाएगा और इसके वजह से वो आर्मी को और जल्दी ला सकता है। तो यहां पे ना थोड़ा सा रीजन ऑफ आर्ग्यूमेंट को रीजन ऑफ आर्ग्यूमेंट के तरह ना डाल के इन्होंने एडिशनल डेटा के फॉर्म में डाला है, और इसके वजह से ये यस के लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हो जा रहा है। हाँ ठीक है, इनको डालने का तरीका थोड़ा सा अलग है, एकदम ट्रेडिशनल तरीके से नहीं डाला है, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट से आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज द कॉन्टेक्स्ट चिल्ला चिल्ला के चाइना के काम के बारे में बोल रहा है और उसके एडवांटेजेस के बारे में बोल रहा है। अब नेक्स्ट,
If India should re-establish the conventional deterrence on the Chinese border by constructing long pending border roads and bridges for swift troop movement. अब ये अगर इफ इंडिया शुड री-एस्टैब्लिश, ये तो यस के लिए स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हुआ ना, नो के लिए कैसे हो गया ये देखो वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना ये तो आर्ग्यूमेंट। हमारा क्वेश्चन है इंडिया को करना चाहिए कि नहीं, आर्ग्यूमेंट भी वही बोल रही है, तो ये नो के लिए कैसे हो गया, ये तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना दोस्त, तो ये कैसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा। अच्छी बात बोली है लेकिन वो यस के लिए नो के लिए थोड़ी ना है, तो आर्ग्यूमेंट 2 कैन नॉट बी स्ट्रॉन्ग, आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग, तो इस केस में ए वुड बी द आंसर। सब पैराग्राफ एक फीलिंग दे रहा है कि चाइनीज और आगे निकल रहा है, सो हमें भी और आगे निकलना चाहिए, निखिल कह रहा है। ठीक है सर, चीटिंग क्यों? अच्छा दिनेश कह रहा है यार सर ये चीटिंग किया आपने, रीजन सही डाल के यहाँ पे नो डाल दिया। अरे यार तो नो तेरे को देखना पड़ेगा ना भाई, अगर मतलब नो के काम का यस का रीजन कैसे हो सकता है स्ट्रांग, है ना। अच्छा चलो ठीक है, हाँ चीटिंग तो किया मैंने इस पे, आई आई नो। निखिल कह रहा है कि सर पैराग्राफ एक फीलिंग दे रहा है कि चाइना और आगे निकल रहा है, सो हमें भी और आगे निकलना चाहिए, दैट्स व्हाई ऑप्शन 1 इज स्ट्रांग। स्ट्रांग, अगर ऑप्शन 2 स्ट्रांग होता तो चाइना आगे निकलने की सोचता नहीं, एज दे विल फियर इट विल। नहीं ऑप्शन 2 थोड़ा सा, नहीं ऑप्शन 2 उस तरह, मतलब ऑप्शन 2 में निखिल मैं इतना एनालिसिस ही नहीं कर रहा हूं, मैं ऑप्शन 2 में देख रहा हूं कि ऑप्शन 2 इज अ गुड ऑप्शन, बट वो एक्शन तो यस होना चाहिए ना उसके लिए, नो के लिए ये कैसे गुड ऑप्शन हो सकता है, राइट। ओके, और वही वही काफी है इसको एलिमिनेट करने के लिए, ऑप्शन 2 को, आर्ग्यूमेंट 2 को रादर। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चलो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, होपफुली आपको एक आइडिया आ गया किस तरह से इनको अप्रोच करना है। कल दूसरे क्वेश्चंस को लेके, दूसरे कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग स्टार्ट डील करेंगे। आज की क्लास यही तक। ग्रुप में वो डाल देना जो मैंने बोला है कि आपको मेंस में मुझको टैग करके रिक्वेस्ट करके कि सर ये इसका एक अगर हो जाए तो इस तरह का डाल देना, मैं सारी लिस्ट करके फिर उसके ऊपर सोच लूंगा, यूट्यूब पे एक सेशन ही डाल दूंगा, आप सबके लिए काम आ जाएगा। पहला ये हो गया इंग्लिश मतलब प्रिपरेशन रिलेटेड, और क्या था, और बाकी तो ठीक है, बाकी आप साइंस डिस्क्रिप्टिव के क्लासेस का स्टार्ट होने का अभी तक हमारा प्लान कल से है, ठीक है राइट। बाई चांस कल अगर कुछ अलग कुछ नहीं हुआ, मतलब या तो कल से होगा या तो एक दिन डिले होगा, बट अभी तक इट इज डिसाइडेड कि मैं कल क्लास लेने वाला हूँ 6:30 PM का जो स्लॉट है उस पे, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, राइट। ओके राकेश प्लीज अपलोड प्रीवियस वीडियो, कौन से प्रीवियस वीडियो? हाँ निखिल, एआई में भी हमें काम करना चाहिए, बट वही हम लोग थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, एक थोड़ा सा गवर्नमेंट भी तो हमारी गलत गलत चीजों पे फंसी रहती है ना, अच्छे चीजों पे काम नहीं करती है, सब हमें ही करना पड़ता है, इंडियन ग्रोथ। निखिल कह रहे हैं कि यू शुड ऑल्सो, वी मतलब वी शुड एज इंडियंस शुड ऑल्सो फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, एज चाइनीज मेड देयर ओन एआई नेम डीपसीक, वी शुड बिल्ड इट ऑल्सो, बट प्रॉब्लम बताए क्या है, हम लोग ग्रो करते हैं ना, सारे पॉलिटिशियन, सारे पॉलिटिकल पार्टी, वो चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, राइट, और खास करके अभी जो भी पावर में है लास्ट 5 साल 10 साल, स्टेट में हो या सेंटर पे हो, इन लोगों का काम होता है डेवलपमेंट या ग्रोथ का वो लेना, क्रेडिट लेना, बट एक्चुअली इंडिया ग्रो करता है डिस्पाइट दीज बगर्स, बिकॉज ऑफ दीज बगर्स नहीं, राइट। सॉरी फॉर क्या कहते हैं, फॉर मी बीइंग रूड, और आप अगर पॉलिटिकली लीन हो किसी एक पार्टी की तरफ, पहले से अपोलॉजी कर ले रहा हूं, बट आई आई हैव माई वेरी स्ट्रांग ओपिनियन भी बोल सकते हो, इन्फ्लुएंस भी बोल सकते हो। इंडिया का मैं अगर लास्ट 70 साल का हिस्ट्री देख लूं, बहुत ही कम पीरियड में हुआ है कि गवर्नमेंट की वजह से इंडिया ग्रो किया, गवर्नमेंट ने रोड़ा डालने की सारी कोशिश की, राइट। आज इंडिया को टेक्नोलॉजी की तरफ गवर्नमेंट को हर तरह से छोटे छोटे डेवलपर्स को हेल्प करना चाहिए, हमारे हमारे मीडिया के जो या हमारा जो सोशल मीडिया है उसको और खुली छूट मिलनी चाहिए, राइट, क्रिटिसिज्म के लिए, उसके लिए, क्योंकि देखो एक तरफ क्रिटिसिज्म बंद होता है तो बाकी तरफ भी बंद हो जाता है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में,
तो ये सब होनी चाहिए, बट इस सब में कोई बात करता है? नहीं बात करता है। हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर कम है तो एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी चाहिए, बारे में बात करता है? नहीं बात करता है। वो बजट के टाइम पे कुछ 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 एलोकेशन पे कुछ स्टेट कुछ सेंटर बात कर लेगा, बस उसके बाद इट्स ऑल अबाउट एवरीथिंग एल्स एंड नॉट ऑफ दीज। और हमारा भी गलती है, हम कभी हमारे डेवलपमेंट के पैरामीटर्स पे हम अपने गवर्नमेंट्स को चुनते नहीं हैं, राइट? या ज्यादातर हम लोग नहीं चुनते, या अगर चुनते भी तो वो कुछ एजुकेटेड क्लास अगर डेवलपमेंट के बेसिस पे चुनेंगे भी तो ज्यादातर लोग जो है कुछ और रीजन की वजह से अपने गवर्नमेंट को चुनने की कोशिश करेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोग जो ग्रो कर रहे हैं, माई पॉइंट इज वेरी सिंपल, आपको अपना गवर्नमेंट जिसके भी बेसिस पे चूज करना करो, बट हमारा ग्रोथ का क्रेडिट पॉलिटिशियंस नहीं ले सकते। हमारा ग्रोथ का क्रेडिट हमारे एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज में है। इंडियंस की एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज इज नॉट लेस देन एनी अदर कंट्री। It is that our political framework, our bureaucratic framework is very stifling. Because I know that because I have run so many business. तो मुझे पता है। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जीएसटी जो है, ये मैं सीआर से निकल के, जीएसटी शुड बी सिंप्लीफाइड, इसमें कोई दो राह नहीं है। अगर सिंप्लीफाइड होगा तो मेरे जैसे छोटे छोटे और भी लोग जो है अलग, अगर मुझे मतलब मुझे टीचिंग करना आता है तो मैं टीचिंग का सर्विस प्रोवाइड करके उसके ऊपर एक छोटा बिजनेस बनाऊंगा। जिसको सॉफ्टवेयर बनाना आता है वो सॉफ्टवेयर बना के उसके ऊपर एक छोटा बिजनेस बनाएगा, राइट? ऐसे छोटे 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 बिजनेस जब इंडिया में बहुत सारे होंगे तभी तो इंडिया ग्रो करेगा ना। या सिर्फ टाटा या अंबानी या बिरला ग्रो करेगा तभी इंडिया ग्रो करेगा, वो इंपॉर्टेंट है और वो मैं करने को मना नहीं कर रहा हूं। बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि 150 करोड़ की आबादी का एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट ओनली बी जनरेटेड बाय लार्ज स्केल कॉन्ग्लोमरेट्स, इट हैज टू बी दिस homegrown organizations, small organizations that would create those, right? तो ये लेकिन हम ना, हम लोग इसके बारे में बात करते, छोटे व्यवसायी के बारे में, छोटे लोग जो अपनी एक इनोवेशन से अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए हमारी इंडिया में सपोर्ट सिस्टम कितना लैकिंग है बताओ? पैरेलल दिखा सकता हूं मैं, पैरेलल दिखा सकता हूं। जिन जिन देश का इनोवेशन से बड़ा है, अब देखो चाइना एक एग्जांपल नहीं है हमारे लिए। चाइना इसलिए एग्जांपल नहीं है, चाइना में सब स्टेट ड्रिवन है, राइट? बट इंडिया का एग्जाम्पल चाइना नहीं हो सकता, इंडिया का एग्जाम्पल अमेरिका भी नहीं हो सकता है। इंडिया का खुद का एक सिस्टम बन सकता है, राइट? बिकॉज वी आर मच बेटर पॉलिटिकली देन चाइना एंड वी आर मच बेटर इंटेलेक्चुअली देन यूएसए। तो बट दोनों के अच्छी चीजों से कुछ सीख के हम लोग इंटीग्रेट तो कर सकते हैं ना यार, राइट? तो ये कुछ चीजें हैं, इनके ऊपर तो लंबा डिस्कशन चला जाएगा, वो तो अलग बात है। हाँ वो भी है शायद, राइट? चलो, तो ये ऐसा है। हाँ, लोगों की मेंटालिटी नहीं, देखो लोगों की मेंटालिटी ना, मुझे इंडियंस आम इंडियंस के ऊपर बहुत भरोसा है। मुझे पता है कि आम इंडियंस को अगर सही डायरेक्शन मिले, सही सोच मिले तो वो सही करता है। पर प्रॉब्लम हो जाता है मैनिपुलेशन, जिसमें मीडिया भी एक पार्ट है। वी आर बीइंग मैनिपुलेटेड 24/7 आज के देश पे। तुहिन क्लास की जो पीडीएफ्स है, आपको किस तरह से मिलना है, आप जाओ रिकॉर्डेड सेक्शन में, क्लास में जाओ, उस क्लास में जाओ और उसमें देखो ऊपर राइट साइड में ऐप में राइट साइड में ठीक लेक्चर के नीचे, मतलब जहां पे लेक्चर का टाइटल है उसके नीचे पीडीएफ का वर्जन आ रहा है, वहां पे हम लोग कर सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड, ठीक है? चलिए, हाँ सोशल मीडिया के बारे में भी बात करेंगे। चलो दोस्तों, टाटा बाय बाय। कल मिलते हैं 12 बजे इस पे हमारे यहाँ पे, ठीक है, दूसरी चीज़ों पे। चलो, थैंक यू, बाय बाय।